रेणुका जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके पास बैठकर शांत क्यों महसूस होता है? ये स्पिरिचुअल वाइब्स क्यों आ रही हैं आपसे? आप और मैं बैठे हैं मेरे राधा रमन लाल के बारे में चर्चा करने के लिए, तो शायद इसी कारण। विवाह क्यों करना है? एक सुंदर गृहस्थ आपको स्वर्ग भी दिखा देता है और एक बर्बाद गृहस्थ आपको नर्क से भी ज्यादा बड़ा नर्क दिखा देता है। पर विवाह क्यों करना है? क्योंकि आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ। वृंदावन वासी कैसे हैं? वृंदावन इज होम। वृंदावन में वास करने वाले को ही केवल वृंदावन वासी नहीं कहते। मेरे ख्याल से हर एक लड़का चाहता होगा कि यार मेरी वाइफ ऐसी हो। एक अंग्रेजी का गाना है, गर्ल यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। जैसी हो, जीन्स में हो, साड़ी में हो, सही काम करी हो, उल्टे काम करी हो, कि आप मेरी हो जस्ट द वे यू आर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। रेणुका जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके पास बैठकर इतना अच्छा क्यों लगता है? शांत क्यों महसूस होता है? ये स्पिरिचुअल वाइब्स क्यों आ रही हैं आपसे? क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र जो चीज़ व्यक्ति को शांति देती है वो भगवान का चिंतन है। और आप और मैं बैठे हैं मेरे राधा रमन लाल के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में हर एक शब्द केवल उनके लिए निकलता है। तो शायद इसी कारण, क्योंकि केंद्र में भगवान है, तो सास पास जो लोग बैठे हैं उन सबको एक अलग डिवाइन अनुभूति का एक भाव उनको स्पर्श करता है। शायद स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है कि भगवान हमेशा रहेंगे चाहे आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक बिल्कुल। है। स्पिरिचुअलिटी का सबसे छोटा रूप है अरुण जी, मंदिर में बैठ के उसे करना। स्पिरिचुअलिटी का जो विराट स्वरूप है वो है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मैं जो बोल रही हूँ, जो देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जहाँ चल रही हूँ, जो कर रही हूँ, सब भगवान के लिए। आपसे कई लोग कहते होंगे कि आप ना, आपका अंदर ग्लो है, एक ग्लो आता है, फिर पूछते होंगे आपका डेली रूटीन क्या है स्किन को लेकर। ठीक है, पर मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं तेज मंत्रों का तेज है या स्पिरिचुअलिटी का तेज है। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आप कुछ यूज़ नहीं करते होगे ऐसा कुछ ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, इवन महाराज जी को भी अगर हम देख लें तो वो इतने सुंदर गोरे लगते हैं, और वो सिर्फ वो साधना का मंत्र। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। आप बाहर के प्रोडक्ट्स तो आपको केवल बाहरी सुंदरता देंगे, पर जो तेज है, एक होती है ब्यूटी, एक होता है ग्लो। तो ब्यूटी तो आप प्रोडक्ट्स से ला सकते हो बहुत सारी चीज़ें करके, पर जो तेज होता है, जो ग्लो है, वो हमेशा अंदर से ही आता है। और वो अंदर से ग्लो तब आता है, आप कहेंगे मैं ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं, पर हमारे महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में इसका निवारण किया है कि ग्लो उनके अंदर आता है जो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि ये जो आनंद ग्लो अनुभूति आपको दिखती है ना लोगों के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि उनका जो चित्त है चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे आप किसी गंदे शीशे में देखोगे ना, तो चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स लगा के खड़े होगे, गंदी शक्ल ही लगेगी, क्योंकि शक्ल गंदी आपकी नहीं, शीशा गंदा है। पर जिस दिन आपने शीशे को साफ कर दिया और सामान्य भी आप सहज होके खड़े होगे, तब भी प्यारे लगोगे। किसी को ऐसा ग्लो चाहिए हो तो क्या करना चाहिए डे टू डे लाइफ में? अपने जीवन में सहज हो जाओ, सिंपल हो जाओ, नेचुरल हो जाओ। ब्यूटी नेचुरली होती है, जो ग्लो है वो नेचुरल होता है। आपकी ऊपरी चीज़ें तो आपको कुछ समय के लिए, कि हमारे जब फनी बात कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो थोड़े समय के लिए अमावस्या को पूर्णिमा दिखा सकते हैं, पर जो भजन है, भगवान का चिंतन है, एक लाइफ की रियलिटी है। दिस इज़ व्हाट आई एम। आपने मुझे बोला आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है। अब कोई व्यक्ति हो इसको नेगेटिव भी ले सकता है, अब कोई व्यक्ति हो कि हाँ स्त्रियों को तो सौम्य रहना चाहिए बड़े, पर दिस इज़ व्हाट आई एम। और जिस दिन महाराज जी ने मुझे बोला, मेरा विवाह हुआ अरुण जी, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गर्ल। आई वॉज 21, अपने मतलब 22 में चली थी, बड़ी यूथफुल, भारत को रिप्रेजेंट किया था, ऑक्सफर्ड से पढ़ रही थी, मतलब उस समय ख़त्म हुई थी, मैं आई थी। फिर अमेरिका से मुझे इंटर्नशिप के लिए लेटर आया था DHL में, हेड क्वार्टर्स में। आई वॉज सिलेक्टेड एज एन इंटर्न। फुली फोकस, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, माता पिता का नाम ऊंचा करना है, बहुत पैसा कमाना है, ये सब।
और जब महाराज जी मेरे जीवन में उसी समय प्रवेश करे और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। भगवान ने मुझे कहा कि जैसे कहते हैं ना, गोपियाँ अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं वृंदावन में, जब ठाकुर जी उन्हें मिस करते हैं तो बंशी जी को भेजते हैं और बंशी जी आके सबको उनके घरों से चुरा के ले आती हैं। तो बस राधा रमन जी की वंशी महाराज जी के रूप में मेरे घर में आई और बस मुझे कहा चलो, और हमने भी बोरिया बिस्तरा बांधा और चल दिए। पर उस समय महाराज जी का परिवेश और जो मेरी अब तक का रहने का या आउटर लाइफ का जो ढंग था, बड़ा मतलब कह लो 360 डिग्रीज भी कम है। तो जो नेचुरली चेंज इसमें था, डर लग रहा होगा आपको अपने अंदर? बिल्कुल नहीं लगा। हाँ? नहीं? मैं यहीं की हूँ। मैं कुछ सालों के लिए वहां गई थी क्योंकि वहां के लोगों को भी यहाँ से जोड़ना था। मैं यहाँ से वहां गई हूँ, वहां से यहाँ नहीं आई, ये निश्चित बात है। मैं हमेशा से, इस जन्म से नहीं, मैं पिछले हर जन्म में राधा रमण की थी। नहीं, 20 साल थे जब तक थे तब तक तो नहीं तब थे। भी राधा, मैं तब तैयारी में आपकी थी। फैमिली में था ऐसा स्पिरिचुअल माहौल? नहीं, मेरी फैमिली में मेरी मदर स्पिरिचुअल है, पर यहाँ तो स्पिरिचुअल नहीं है, यहाँ तो पूरी तरीके से मतलब समर्पण है। मतलब मेरे पिताजी बिजनेस फैमिली के हैं, हमारा काफ़ी चंडीगढ़ में रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स का काफ़ी काम है। तो उस तरीके से जैसे नॉर्मल फैमिलीज में मंदिर जाना हफ्ते में एक बार, मुख्य पर्वों के ऊपर कुछ ऐसे पूजा वूजा करना, पर यहाँ तो पूजा ही सब कुछ है। और पूजा वो भी है कि हर चीज में पूजा है। तो जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने महाराज जी को बोला कि दिस इज व्हाट आई एम। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप इसे और विस्तार से बताएं कि वो कैसे आए पहली बार और कब मिले आपसे, और फिर विवाह तक की जर्नी कैसी रही? तो महाराज जी तो, अरुण जी, मैं पढ़ रही थी विदेश में, मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करी थी और मैं भारत आई थी कुछ समय के लिए हॉलीडे में। तब महाराज जी आए थे लुधियाना एक कथा करने के लिए। तो मेरी माता जी ने मुझे कहा और ठाकुर जी ने एक लीला रची और मैं मैया के साथ अपनी वहाँ पहुँच गई लुधियाना। वहाँ महाराज जी की मैया भी थे, तो उन्होंने हमें पहली बार वहाँ देखा और दूसरी बार देखा एक्चुअली। एक बार हमारे घर पे पहले वो आए थे मैया, तो उन्होंने वहाँ मेरी माता जी से हाथ मांग लिया। और जब राधा रमन जी पुकारते हैं तो देखो, जब महाराज राधा रमन जी ने ब्रह्म मोहन लीला करी तो सबके जो बुद्धि थी उसे शून्य कर दिया। किसी को नहीं पता कि एक साल निकल गया कि गोप सब ब्रह्मालोक में बैठे हैं, कि सभी लोग ठाकुर जी के कुंज में बैठे हैं और यहाँ पे जो ब्रज में घूम रहे हैं वो अनेक रूपाया में स्वयं भगवान है। तो बस हमारे संग भी ऐसे हुआ, हमारे घर के सब लोगों की जो दिमाग थे वो जीरो हो गए। मतलब एक बिजनेस फैमिली की लड़की और महाराज जी का इतना अद्भुत परिवेश में एक विवाह करने में एक बड़े सारे जिज्ञासा होती है हर एक को, पर कुछ ज़्यादा झंझट हुआ नहीं। और मेरे पिताजी ने, माता जी ने बड़े प्रेम से हमारा विवाह करा। पर जब विवाह किया तो मैंने महाराज जी से जिज्ञासा करी कि अब आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं साड़ी पहनूं, जो कि मुझे उस समय मेरे रूल बुक में सबसे बड़ा क्रॉस था कि मैं साड़ी, और मैंने कुछ देखा वृंदावन में लोग घूंघट लेते थे। मैंने कहा मैं तो सबसे ज्यादा इसके अगेंस्ट बोलने वाली थी कि वाई डू यू हैव टू कवर योर सेल्फ लाइक दैट। और मैंने कहा ये तो मेरे से कभी होगा नहीं। और महाराज जी ने मुझे, वो मेरे जो जिंदगी के 15 मिनट थे अरुण जी, महाराज जी जैसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैं ये एक पत्नी के नाते बिल्कुल नहीं कह रही, कैसे एक व्यक्ति के भीतर से बेस्ट को उसके माध्यम से ही बाहर निकालना महाराज जी जानते हैं। तो महाराज जी ने मुझे बोला आपको जो पहनना है, जैसे बोलना है, जो करना है आप करो। मेरी आंखों में आंसू आ गया जब महाराज जी की आप बात बता रहे हो। और मुझे महाराज जी ने बोला, मैंने बोला कि अच्छा फिर लोग क्या कहेंगे? कहते लोग आज कहेंगे और 4 दिन कहेंगे, 5वें दिन एडजस्ट हो जाएंगे। कह रहे पर अगर तुमने आज दिखाया कि मैं तो ये हूं, मैं तो सीता, मैं तो सीता, मैं तो सीता, और पर हो तुम गीता, और बाद में जाके तुम कहीं ना कहीं अपने गीतात्व को दिखाओगी और फिर दुनिया जो तुम्हारे पीछे पड़ेगी। मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा ना मैं खड़ा हूं, कि काय बात की चिंता, तू, मैंने चूज किया है और मैं आखिरी दम तक निर्वाह करूंगा, तुझे जो पहनना है। महाराज जी ने इतना प्रेम दिया अरुण जी, और प्रेम का अर्थ ही होता है। फिर मैंने देखा महाराज जी ने इतना मुझे दिया तो मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं। फिर मैंने महाराज जी को क्या प्रिय है वो समझना शुरू किया। फिर साड़ी मुझ तक नहीं आई, मैं साड़ी तक गई। माला मुझ तक नहीं आई, मैं माला तक गई। राधा रमन जी तो मुझ तक आए थे वंशी के रूप में, पर वृंदावन के प्रांगण में फिर मैं राधा रमन जी के पास गई। तो महाराज जी ने मेरा जीवन बना दिया अरुण जी। मैं
राधा रमन जी ने चयन तो मेरा किया था, पर महाराज जी ने मुझे उस चयन करने के बाद उस जीवन को जीने का जो ये अवसर दिया है, मैं कितने जन्म ले लूँ, मैं ऋणी हूँ उनकी। मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ फिर, ठीक है। 1-2 साल पहले की बात है, हम लोग बहुत पॉडकास्ट करते थे और अक्सर हमारा जो थीम है कि हम कथावाचकों के साथ, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ पॉडकास्ट करते, तो मेरी हैबिट बन गई थी कि हाँ आएंगे, भगवानों की बातें होंगी, सब कुछ होगा। ऐसे ही महाराज जी का भी हुआ एक दिन कि पुंडरिक महाराज जी आ रहे हैं, हाँ ठीक है आ रहे होंगे, बातें करेंगे। ऐसा कुछ था कि 10-12 बजे आना है, पर वो 2-3 बज गए, मैं बड़ा लेट हो रहा है, बड़ा लेट हो रहा है, बड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद महाराज जी आए, बैठे और बातें शुरू हुई। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई गुरु मिला मुझे, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना कि आपके दिल की बात ही आपके अंदर तक आ जाती है, उस दिन पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया। और वो पॉडकास्ट सोचा था कुछ और बनाएंगे, बन कुछ और गया, ठीक है। भले लोगों ने उसे देखा या ना देखा, पर वो मेरे लिए बड़ा कीमती था। और आज भी जब भी मिलते महाराज जी, मैं उसकी बात करता हूँ उससे। मेरी कुंडली में ना गुरु वक्री है, तो जिनकी कुंडली में गुरु वक्री होता है उनको गुरु नहीं मिलते। उनको बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है, उनको बहुत ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। और जब भी गुरु मिलेगा आपको, कोई भी वक्री गुरु है अगर कुंडली में, जुपिटर अगर वक्री है आपका, तो पहले बहुत इंतजार कराता है वो। पहले वो चेक करता है कि तुम शिष्य बनने लायक हो भी या नहीं हो, ठीक है। जो पेशेंस रखता है कि हाँ ठीक है, महाराज जी ने 10 बजे बुलाया था पर वो 2 बजे तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या मैं बैठ पा रहा हूँ आप तक 2 बजे तक, वो चेक करता है वो गुरु। मुझे लगा तपस्या। वो जो वेट था वो उसी दिन का वो वेट था। उसके बाद से तो जो कनेक्शन बना है मेरा, अभी मैं एक बड़ी अच्छी फोटो आई उनके साथ, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो महाराज जी के अंदर है वो। नहीं, और जिस आपको मैं एक आनंद की बात बताऊं, जिस दिन आपका ये पॉडकास्ट हुआ, हाँ। जितना आनंद आपको महाराज जी के संग आया, महाराज जी को भी उतना ही आया। महाराज जी ने आके हमको विशेषता ये बताया कि आज, उस समय इतना, क्योंकि हमारा भी कोई इतना मैं जानती नहीं थी, तो महाराज जी ने हमको बताया कि इतना अद्भुत व्यक्ति हैं आप, और इतना आनंद आया हमको। फिर हमने देखा कि कौन है ये अरुण जी, फिर हमने कहा वाह वाह, फिर हमने कुछ सुना, तो आप तो बिल्कुल पारंगत है अपने विषय के, तो बड़ा महाराज जी को भी आनंद आया। चलिए, आज महाराज जी की कम और आपकी बातें ज़्यादा होंगी, ठीक है। सो मुझ आप में मेरा कुछ नहीं, आप ये मत सोचो कि महाराज जी नहीं आएंगे। आपके सामने ये पूरा जो लगभग 5 फुट और 6 इंच का जो ये शरीर बैठा है, ये शरीर का एक एक गुण महाराज जी के प्रेम से ही विकसित हुआ है। तो जो बोलना है, जो दिख रहा है, आप उसमें महाराज जी नहीं होंगे तो मैं जीरो हूँ। रेणुका जी, आप जो ये बात कह रहे हो ना, मेरे ख्याल से हर एक लड़का चाहता होगा कि यार मेरी वाइफ ऐसी हो, ठीक है, जो इतना पतिव्रता मुझे, या फिर मुझे इतना माने। लेकिन उसके लिए हमेशा गिव एंड बैक होना चाहिए कि आप दे रहे हो और आपको मिलेगा भी। बिल्कुल, आपको वैसा पति बनना पड़ेगा हम्म। जो आपको, एक अंग्रेजी का गाना है, गर्ल यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। तो उसमें कहते हैं कि आप जैसी हो, बोल्ड हो, शाई हो, जीन्स में हो, साड़ी में हो, सही काम करी, उल्टे काम करी हो, कि आप मेरी हो जस्ट द वे यू आर। और महाराज जी ने मुझे ये अनुभव कराया बोलने की। महाराज जी का जीवन ना, कई लोगों का जीवन होता है बस बोलना, ज्ञान पेलना, ज्ञान देना देना देना, पर आप उसके जीवन में देखो तो वो कहीं नहीं उतरता। महाराज जी, आप जब व्यास गादी पे उनको देखो तो सर घूम जाएगा। कभी कभी अरुण जी मेरे साथ होता है ऐसे, महाराज जी जो इतना प्रेम देते हैं, इतने सरल सहज हैं, और अपने चिंतन में भी मस्त घूमते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब मैं व्यास गद्दी पे उनके व्यक्तित्व को देखती हूँ, उनके कथा को श्रवण करती हूँ, वो वापस आते हैं ना, तो मैं आंख नहीं मिलाती उनसे। मैं कहती हूँ आप कौन हो? आप, तो महाराज जी कहते हैं कि भक्ति को डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत बड़ा उदर चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि, और आप बच्चों के साथ उन्हें देखोगे, आप हैरान हो। बच्चों की स्कूटर चलाते हैं महाराज जी, देखिए थी मैंने उनके रील लिए देखी थी। भोजन बनाते हैं। आप महाराज जी जैसा पिता, मतलब मैं सच्ची बोलूं, अभी तो लोग देख के कहेंगे ये तो बड़े, पर महाराज जी तो थू है ना। मेरी माता, जब मैं कभी अच्छी लगती हूँ तो मेरी मैया कहती है थू नजर नहीं लगे। अपने बच्चों के संग तीनों के बीच में घुस के सोते हैं, एक ऊपर दोनों साइड में, और मैं चरणों में तीनों के। और अगर आप माता पिता का देखो तो एक उज्जवल बालक को जैसा हर कर्तव्य का भाई देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आरुषि दीदी को कोई समझा सकता है तो महाराज जी हैं, जिनकी बात वो सुनती हैं। आप पति देखो, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं ये हूं, मुझे नहीं पता था।
मैं महाराज जी को आज तक कहती हूँ, आप जब पहली बार ने आपने मुझे देखा था, मैंने जीन्स पहनी हुई थी, क्या आपने इतना बड़ा रिस्क देखा कि आपने एक ऐसी लड़की जो इस ऐसे आचार्य प्रणाली के में आकर गुरु माँ शरीर से नहीं अपने औहदे से बनेगी, आपने मुझ में ऐसा क्या, आपने कितना बड़ा गैम्बल किया है। मैं नहीं बदलती तो मैं बोलती नहीं, मैं तो माय फ्रेंड्स, माय कैफेज, माय लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स। महाराज जी कहते मुझे राधा रमन जी ने कुछ आगे दिखाया था, ओके, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। कुंडलियाँ मिलाई थी आपने? कुंडलियां मिलाई थी, हाँ। महाराज जी ने नहीं मिलवाई, हम्म। मेरी माता जी ने मिलवाई थी। और मेरी माता जी ने जब मिलवाई तो जो हमारे मिलाते हैं तो उन्होंने देखते कह दिया, आंख बंद करके कर दो। कितने गुण मिले थे, याद है कुछ आपको? आई थिंक 32 32 गुण मिले थे, काफी ज्यादा है। शायद, बहुत टाइम हो गया, पर कहा था कि बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी, ऐसा तो हमको याद है। पर तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति का ऐसा ही, मतलब आप अगर चाहते हो कि मेरे पत्नी, हमारे रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कह रही हर एक के लिए, हमारे रिलेशनशिप में पत्नी का इतना उज्जवल, अगर आप कह रहे हो कि स्वभाव है पति के प्रति, वो कारण इसीलिए है क्योंकि पति इतना प्यारा है। आपसे अभी तक इतनी बात हुई, इसमें मैं समझ रहा हूँ आप बहुत फोकस करते हो कि आप जैसे हो वैसे रहो, उसको चेंज मत करो। दैट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड पीस। उससे हैप्पीनेस आएगी, और जैसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छा श्रृंगार होती है एक अच्छी मुस्कान। ठीक है, आप हंसते रहो, और जब आप हंसोगे तभी जब आप फ्री फील करोगे। नहीं तो कई लोग अपने ही शरीर में या अपने ही घर में बंधे बंधे फील करते हैं, अपने जैसा नहीं लग रहा है। तो आपका एक वो भी रूप था जहाँ पे आप बहुत मॉडर्न थे, और आपका ये भी रूप, आप अभी भी मॉडर्न हो पर अपने कंफर्ट के साथ हो। मैं उससे ज्यादा मॉडर्न हूँ। आजकल भक्ति के स्वरूप को लोग बड़ी ही टिपिकल वे से देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर परिवेश में रहें, आप ये नहीं करें, यहाँ नहीं जाएं, वो नहीं बोलें, इनके संग नहीं घूमें। महाराज जी और मैंने, मुझे लगता है, सब बैरियर्स तोड़े हैं। हमारे लिए भक्ति है आनंद, भक्ति है प्रचार, भक्ति है अपने जीवन के बचपने को कभी न जाने देना, भक्ति है दिल खोल के ऊंची आवाज में निर्लज होकर राधा रमन लाल के नाम का प्रचार करना, नृत्य करना, आनंद करना। हमारे महाप्रभु जी है ना, सन्यासी थे अरुण जी, सन्यास लिया उन्होंने। तो बाकी जो सन्यासी तो बड़े रिजर्व रहते हैं, उनकी मर्यादा होती है, दंडधारी होते हैं। तो उनको एक बड़े प्रबुद्ध एक सन्यासी ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपने सब सन्यासियों का नाम खराब करके रखा हुआ है, आपको आपके गुरुजी ने ये सिखाया है, आप कितनी, हम सन्यासियों के लिए आप कितनी निंदा करते हैं। कुछ सन्यासी होता है मर्यादित, आप कूद कूद के नाचते हो, नाचना कोई मर्यादा है? तो महाप्रभु जी रोने लगे और कहने लगे, जब मैंने दीक्षा ली ना तो मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुझसे भजन भुजन कुछ नहीं होना, तू केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि तू इस कलयुग में, तेरी गुरु दीक्षा में तेरी सेवा केवल एक है कि तू नाच नाच के, रो रो के, कूद कूद के, एक एक के संग मिलके हरि नाम करके उसका प्रचार करे। तो उन्होंने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सन्यासी जी, मेरे गुरुदेव की ही आज्ञा है जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं करना नहीं चाहता, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ हमारे इष्ट का ऐसा भाव है तो हम भी बस उसी को फॉलो करते हैं। खूब उद्दाम नाम, कीर्ति और तन दोनों से उठ जाते हैं जब कीर्तन करते हैं। तो महाराज जी और मैं तो खूब नृत्य करते हैं, खूब प्रचार करते हैं, कई लोग उसको देखते भी, ओ आप नाचते, हमने कहा हम तो नाचते नहीं है, तन तो हमारा नीचे ही बैठा रहता है, ये तो राधा रमन जी के प्रेम में जो दिख रहा है आपको, वो तो आत्मा नाच रही है हमारी, शरीर तो मर्यादित बैठा ही है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो विनाशी है। जो दिख रहा है ना, वो अविनाशी आत्मा है जो नाचती दिख रही है। तो बस ऐसे हम लोग और महाराज जी दोनों मिलके जीवन का आनंद ले रहे हैं, और इसी आनंद को हम भक्ति कहते हैं। आपके साथ एक खास बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भक्ति कर रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप काम भी करते हो, आप अपनी पाठशाला चलाते हो। नहीं अरुण जी, मैं सिर्फ भक्ति करती हूँ। नहीं, आप जैसे, अच्छा, आप उसको भी भक्ति में ही मानते हो? मैं अपने जीवन में भक्ति के अलावा कुछ नहीं, ये भी भक्ति है मेरे लिए। बस माला करके मनकों पे नहीं चल रही, पर शब्दों के मनकों की माला से मैं राधा रमन लाल का जप कर रही हूँ। मेरा सवाल इस तरह से मैं फ्रेम करना चाहता हूँ कि आप काम करते हो, आप बहुत काम, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपका इंस्टाग्राम देखा है, कई सारे नोट्स पड़े रहते हैं, आप गीता पढ़ाते हो अपने पाठशाला में, और हर उम्र के व्यक्ति को पढ़ाते हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 60 साल का हो। वो एक काम है। ऐसे ही कई सारी फीमेल्स हैं जो कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं, कोई अपना बिजनेस चला रही हैं, तो आप वो भी हो, और फिर आप एक ये भी हो जो एक पतिव्रता है, जिसका एक परिवार है, 3 अच्छे अच्छे बच्चे हैं सुंदर से, और एक पूरी फैमिली है, और ये भी एक दिखता है आपका ये पार्ट।
आजकल के टाइम में इन दोनों में डिस्कनेक्ट होता जा रहा है कि मैं तो काम करूंगी, मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है, मैं तो सुबह गई थी जॉब पे और शाम को लौट कर आ रही हूँ, अब मैं खाना भी बनाऊं, ठीक है, तुम क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है, ये वाला भी भाव आ रहा है लोगों के अंदर। इसको कैसे हम आंसर करेंगे? अरुण जी, लाइफ का रूल है। अगर देखो, एक व्यक्ति गेम देखने गया और उसकी टीम जीत रही है और रोने लग गया, तो दूसरे व्यक्ति ने बोला भाई तू पागल है, तेरी टीम जीत रही है तू रो क्यों रहा है? कह रहे समझ नहीं आ रहा, 10 लोग पागलों की तरह एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, सबको अपनी अपनी बॉल दे दो, लड़ाई खत्म। तो उसने कहा महापुरुष, तू मतलब सबको बॉल दे देंगे तो गेम कैसी रह जाएगी वो? तो होल पॉइंट इज कि एक बॉल को छीन के दूसरे के गोल में डालना है। तो एक उस व्यक्ति ने कहा ओहो गलती तेरी नहीं है भैया, मैंने तुझे लाने से पहले गेम के रूल्स ही नहीं बताए। रूल्स बता देता तो आज जब तेरी टीम जीत रही है तू भी नाच रहा होता, खुश हो रहा, पर तू तो रो रहा है। तो ये लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनको इस लाइफ रूपी गेम के रूल्स नहीं पता। लाइफ का रूल है, अगर सोचो सूर्य कहे कि मैं ही मैं रहूंगा, रात आए नहीं, तो क्या व्यक्ति इस पूरी सृष्टि का, प्रकृति का पोषण हो पाएगा? अगर चंद्रमा कहे मैं ही रहूंगा, सूर्य आए नहीं, तो क्या इस दुनिया में काम हो पाएगा, प्रगति हो पाएगी? दुनिया में अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। काम बहुत जरूरी है, पर करना किसके लिए है? परिवार के लिए, अपने लिए। अब काम करके आ रहे हो और परिवार ही डिसबैलेंस्ड है, तो फिर कैसे प्रसन्नता मिलेगी? और ये हर एक के लिए। आप काम भी करो, अगर आप 9 से 5 काम कर रहे हो तो भैया 5 काम करने को एहसान मत बनाओ। आप काम कर रहे हो अपने लिए, और फिर जब घर आ रहे हो और फिर अपने परिवार में आ रहे हो, यू शुड नो you have done one part of your life and now this is another very important part. अगर मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ तो, और अगर मैं अपने इवेंट्स करती हूँ, अपना सोशल काम करती हूँ, तो मैं आपको सच्ची बोलूँ, रोज़ अपने बच्चों को 1 घंटा पढ़ाती भी हूँ। मैं रोज़ अपने बच्चों को खुद अपने हाथ से नहला के धुला के खुद स्कूल छोड़ के आती हूँ, लेने भी आती हूँ। आपकी टीम अभी बैठी थी तभी थोड़ा विलम्ब भी हुआ, मैं स्कूल लेने गई हुई थी। मैं अपने बच्चों को पार्क भी ले जाती हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ उतना इम्पॉर्टेंट है जितना मेरा काम है और मेरी फैमिली है। तो ये आप जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं करेंगे, एंड ये वाइस वर्सा है, द हस्बैंड्स शुड ऑल्सो एक्नॉलेज एंड द वाइफ शुड ऑल्सो अप्रिशिएट। केवल पत्नी खाना बनाए इस फिलॉसफी की मैं भी फैन नहीं हूं। ये तो एक, मैं आपको सच बताऊं, कितनी बार महाराज जी सब बच्चे सामने बैठे, जब हम सबका गेट टुगेदर होता है, जो कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो होता ही है, और महाराज जी होते हैं, तो आई नेवर कुक। महाराज जी सबको बिठा देते हैं, सब बाहर किचन से, केवल महाराज जी और महाराज जी की अमेजिंग रेसिपीज। एक दिन रात में 2 बजे इन बच्चों को भूख लगी तो महाराज जी ने सबके लिए नाचो सैंडविच बनाए थे, और क्या सैंडविच बनाए उस समय, तो हम क्या बताएं आपको, फैन हो गए। अब तो सब वेट करते हैं महाराज जी कब खिलाएंगे स्पिरिचुअल सैंडविच। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सब काम सबके हैं और उनको रेलिश करना चाहिए, एहसान समझ के नहीं कि मेरा काम सिर्फ ये है और मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। महाराज जी कहते हैं ईजी रहो, जो दिख रहा है वो करते चलो और जीवन का आनंद लेते चलो। बट जब आपने एक चीज की अति कर दी, अति सर्वत्र वर्जयते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप काम करो, आप फैमिली, अब जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसके नया बच्चा है, मैं आपको सच्ची बोलूं, इवन लॉ सेज कि बेबी के टाइम पे या बेबी होने के बाद आपको मैटरनिटी लीव्स दी जाती हैं, पर अगर इसमें भी कोई व्यक्ति हट कर लेनी मैं तो काम ही करूंगा, तो ये तो डिसबैलेंस ही क्रिएट करेगा। आपकी बच्चे का पोषण है, आपकी हेल्थ है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार की, एक तो पति पत्नी दोनों 100, अगर कभी पति 60 है तो पत्नी 40 हो जाए, और अगर कभी कभी पत्नी 70 है तो पति 30 हो जाए तो चलेगा। पर ऐसा नहीं चलेगा कि मैं ही 100 हूं और तू 0 है, या तू ही 100 और मैं 0। तो एक बैलेंस परिवार में बना के जब चलते हैं तब मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन भी होती है, घर का वातावरण भी बड़ा पॉजिटिव रहता है, एंड यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। अगर आप इसको काम समझ के करोगे तो अहंकार आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जिंदगी में कोई काम नहीं करती, अगर आप जीवन में हर चीज को सेवा लेके चलोगे, मेरे 3 बच्चे मेरी सेवा है, मैं इनको अपने बच्चों की तरह पालती नहीं हूँ। और कोई मुझे कहते ना तू सो जा, मैं उठा के रेडी कर देता हूँ, तो मेरी सेवा है ये, अनटिल अनलेस कोई हेल्थ इश्यू नहीं हो। तो मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं जाती भी हूँ, मैं बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ, मैं निमाई पाठशाला का भी पूरा प्रयास करती हूँ, इन्वॉल्व रहूँ हर एक्टिविटी में, और ये सब मेरी राधा रमन जी के लिए से। बड़ी अच्छी बात कही आपसे, उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि रिलेशनशिप शुड नॉट बी 50-50, इट शुड ऑलवेज बी 100-100।
100% इट शुड आपका, ऑलवेज बी 100 टुगेदर। 100 आपका 100 हमारा, हाँ, ठीक है। अगर 50 आपका तो 50 मेरा, 60 आपका तो 40 मेरा, 30 मेरा तो 70 आपका। कभी कभी होता है पति गंदे मूड में है, नहीं अच्छा मूड है, तो पत्नी कुछ अच्छी हो जाए, चाहे पत्नी को अपने इश्यूज भी हो, पर कभी कभी जब पता दिख गया कि दूसरे का मूड खराब है तो अपना भी रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। महाराज जी कहते हैं रिश्ते बनते दिल से, चलते दिमाग से। अगर ऑलरेडी एक व्यक्ति गलत मूड में है और तुम जाकर और उसके ऊपर अपना गोबर थोपोगे, मैं तो ये, मैं तो बंदा कहेगा यार तू रहने दे, मैं ऑलरेडी इतना ड्रामा सह के आ रहा हूँ और तू और शुरू हो गई है। दैट विल ब्रिंग डिस्टेंस। पर आज दिख गया, वैसे तो रोज अच्छे आते, आज टेंस लग रहे हैं, क्या हुआ? आज जरूरत नहीं है बच्चों के कलेश बताने की। आज हैप्पीली बैठ के चाय पर कोई अच्छी अच्छी बातें कर, बंदा रिलैक्स हो जाए। सही समय पर सही बात ही सही निर्णय निकालती है। सही बात कभी कभी गलत समय पर भी गलत हो जाती है। तो बड़ा जरूरी है कि हम 100 टुगेदर। महाराज जी इज ऑलवेज 99 एंड आई एम 1 एंड दैट इज व्हाई दिस गोज वेरी वेल। रेणुका जी, मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, लोग अपनी कुंडलियाँ दिखाने आते हैं और उसमें से 60% सवाल शादी, मैरिज, डाइवोर्स है, इन्हीं के होते हैं। एक कॉमन सवाल जो बहुत आता है कि मेरी वाइफ बार बार ये कहती है कि मैं तो अपना घर छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ, वो एज अ एहसान, मैं घर छोड़कर आई हूँ, माँ बाप छोड़कर आई हूँ, सपने छोड़कर आई हूँ, एक लाइफस्टाइल छोड़कर आई हूँ, दोस्त छोड़कर आई हूँ, और तुम्हारे लिए रह रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें तो ये भी मानना चाहिए, ये भी मानना चाहिए, ये भी मानना चाहिए। इसका क्या आंसर है आपके पास? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपको क्या घसीट के लाए हैं, किडनैप करके लाए हैं, बोरी में बंद करके लाए हैं? भैया विधिवत आपकी इच्छा से, आपकी माता पिता से निवेदन करके आपको प्रसन्नता से लेकर आए, तो एहसान किस बात का? आप अगर किसी के, आजकल तो देखिए वो दोनों तरह, आजकल तो कल्चर न्यूक्लियर का भी इतना आ गया है कि माता पिता तो दोनों के अलग अलग रहते हैं और फिर पति पत्नी रहते हैं, पर ये प्रॉब्लम फिर भी है कि मैं ही आई हूँ। तो इस चीज को देखिए, आप जब तक एहसान मानेंगे, ये कोई एहसान नहीं है, ये केवल एक लेम एक्सक्यूज है अपने आप को डोमिनेट करने का दूसरे व्यक्ति पर, जो कि किसी भी रूल ऑफ लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक अच्छा रिलेशनशिप चाहता है, एक प्रेममयी जीवन चाहता है, और उस जीवन के लिए आपको अपने आप को दूसरे व्यक्ति से कंपैटिबल करना है। आप हमेशा ये सोचो कि चीजें खराब है तो हम क्या सोचते हैं कि तू ये क्यों नहीं कर रहा जिससे कि ये चीज ठीक हो। बट जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर दें कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि ये चीज हो ही नहीं और खराब ना हो, तो कभी कभी अपने ऊपर काम करने में जल्दी सॉल्यूशंस आते हैं। एक कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जीवन के बड़े से बड़े विवाद का अंत केवल एक सुंदर संवाद से हो सकता है, जब आपके बीच में कॉन्वर्सेशन। और कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? हमारी लड़ाई हुई, हम कॉन्वर्स कर रहे हैं। कॉन्वर्स में हम क्या कर रहे हैं? मैंने ये किया था, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने उस समय वो किया था जिस कारण से मैंने ये किया, अब ये प्रॉब्लम। वो कहेगा मैंने तो ये किया नहीं, तू तो कभी, मैंने उस समय वो किया, तो बात और बिगड़ जाएगी। पर अगर हम लोग कॉन्वर्स कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी मिसकम्युनिकेशन है कि जब हम बात कर रहे हैं अरुण जी, तो बात होनी चाहिए आज हम दोनों भिड़ गए, तुम्हारा भी मूड खराब, प्रेम तो कम है नहीं, प्यार तो है, और प्यार में आप दूसरे व्यक्ति को दुखी भी नहीं देखना चाहते, तो हम लड़े, तो अब हम क्या करें जिससे कि ये दोबारा ना। महाराज जी और हम करते हैं, इमीडिएट नहीं भी हो, गिव स्पेस, थोड़ा टाइम लिया, फिर बैठे, क्या हुआ, अच्छा ये बात तो ये बात, अच्छा अब आगे क्या करें जिससे कि ये रिपीट ना हो। दिस ब्रिंग्स ब्यूटी इन द रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की तो धरोहर ये है कि हम और महाराज जी बहुत बात करते हैं, चाहे बच्चों के लेके। आपको पता है महाराज जी इज सच अ ब्रिलियंट पर्सन। आई एम सॉरी फिर महाराज जी घुस गए, बट वो, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे जीवन की हर चीज में मैं उनको आइडलाइज करती हूँ कि दिख रहा है वो इतना आप कैसे हर चीज में जस्ट परफेक्ट। तो महाराज जी मतलब बच्चों के आज मैं जो गुरुग्राम में बैठी हूँ और प्रचार का स्तर इतना ज्यादा है, उसकी नींव में भी महाराज जी हैं। बताओ, मैं वृंदावन वास करती थी अरुण जी पहले, बड़ा सुंदर वृंदावन में आप मुझसे मिलेंगे ना, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज वृंदावन में मैं सिर्फ फ्लो करती हूँ, सेवा, राधा रमन जी, अपना करना, मैं कोई मतलब घर के चीज़ों में इन्वॉल्व होने में, मतलब वृंदावन के कक्ष को भी अपने नियंत्रण रखने में मुझे कम रुचि है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा मैं देख लेती हूँ घर में। तो जब हम लोग, मेरी जो बड़ी लाली है वो वृंदावन में ही पढ़ रही थी स्कूल में, हेरिटेज में, तो एक दिन स्कूल से आया तो महाराज जी का ये नियम है कभी कभी बच्चों की बुक्स देख लेते हैं।
तो उस दिन महाराज जी ने कॉपी खोल ली, और कॉपी खोली तो उसमें इंग्लिश की नोटबुक थी, उसमें वर्ड मीनिंग गलत दिया हुआ था और मैम ने उसे करेक्ट किया था। तो महाराज जी मेरे पास आए, और मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, महाराज जी भी काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हैं कॉन्वेंट। महाराज जी ने कहा ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओह मैं बात करूँ, कह रहे वृंदावन में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है जितना मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों छोरियों को उनका प्रवेश हो। तो मैंने बोला तो क्या करना चाहिए? तो कहते आप दिल्ली जाओ और वहाँ पढ़ाओ। अरुण जी मेरे तो तोते उड़ गए। मैं कहा एक तो वैसे ही 22 साल बाद राधा रमन जी ने बुलाया इतनी दूर, उसके भी 1 साल तो मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी ये क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और जब राधा रमन जी से क्रेजी प्रेम हो गया, नियम हो गया, मैं रोज़ मंगला जाती थी, रोज़ मेरा उसके बाद परिक्रमा का नियम था, उसके बाद में चाय सेवा के लिए साधु, मेरा एक जो भक्त अल्टीमेट रूटीन सोचता है ना अपनी लाइफ में, वो थी मेरी। और मैं तो बिल्कुल, जैसे मैं अपनी विदाई में इतना नहीं रोई जितना मैं इनको स्कूल के लिए जब यहाँ ला रही थी तब मैं, मेरी हालत थी। तो महाराज जी ने मुझे बोला आपका निर्णय है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपको लगता है कि आपकी बेटियों को उस उचित शिक्षा को आपको प्रदान करना चाहिए जिसके वो लायक हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर अगर हाँ अपने निजी आनंद के लिए आप वृंदावन रहना चाहते हो तो रहो। तो मन में आया कि वृंदावन रह के भी निजी आनंद मतलब सेल्फिशनेस, और मेरी जो प्रत्यक्ष सेवा मेरे बच्चे हैं उनको मैं उनके बेस्ट से कैसे चूकने दूं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं, और मुझे क्या पता था राधा रमन जी ने पूरी योजना बनाई कि बहन जी अब यहाँ आओगी तो ही निमाई पाठशाला को कुछ ज़्यादा समय दोगी, क्योंकि वहाँ तो मैं कोई समय किसी को नहीं देती थी, वहाँ तो मेरा अपना एक मूड चलता था। फिर यहाँ आके निमाई पाठशाला का कीर्तन शुरू हुआ, विकसित होना धीरे धीरे, और आज मेरा सौभाग्य है कि उसी कारण आज मुझे आपसे भी मिलने का अवसर मिल रहा है। तो महाराज जी ने मुझे यहाँ आने का मतलब इस चीज़ में भी, मतलब महाराज जी की जो प्रवेश है वो हर चीज़, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व भी ये करी कि हम सबकी लाइफ में, चाहे उनके द्वारा प्रपोज की हुई पहली चीज़ बड़ी ही डिफरेंट लगती है हमको, ये सब बैठे हैं सामने देखो आप, मैं कह आप जो बोल रहे हो ना ये पॉसिबल नहीं है, और हम कभी कभी तो मान लेते हैं और क्रेजीली अमेजिंग हो जाता है, और कभी कभी हट करके नहीं भी मानते तो हमेशा मरते हैं। महाराज जी कहते तुम मान लो और फिर नहीं मानते, अंत तो गत्वा होता वही है जो वो करते हैं। मैंने कहा था ना। तो मतलब हम लोग सब, तो कहने का अर्थ है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का अर्थ है कि आप बैठकर कॉन्वर्स करो समझदारी से और सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर कार्य करते हैं। तुम एहसान जताओगे, दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि फिर वो अपने एहसान जताना शुरू करेगा और चीज़ें केवल खराब होंगी। इसीलिए प्लीज़ प्यार पूरा करो, पर उस प्यार को चलाओ दिमाग से, क्या समय पर क्या बात करने से ही चीज़ों की शोभा रहेगी। और महाराज जी और हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए खूब आनंद है। ये वृंदावन की आपने बात करी, वृंदावन वासी कैसे हैं? वृंदावन वासी बहुत तरह के हैं। वृंदावन वासी कई शरीर से हैं, वृंदावन वासी कई आत्मा से हैं, वृंदावन वासी कोई पेड़ लता से हैं, वृंदावन वासी कोई पक्षी जानवर के रूप में, वृंदावन वासी जो सबसे उच्च कोटि के हैं ना वो मानस से हैं। तो मेरे ख्याल से वृंदावन में वास करने वाले को ही केवल वृंदावन वासी नहीं कहते, जिनके हृदय में हर क्षण वृंदावन का विरह उन्हें वृंदावन की याद दिलाता ना, साची में उच्च कोटि के वृंदावन वासी तो वही होते हैं। तो जो आप दिल्ली से जैसे गुड़गांव से कभी वृंदावन जाते हो तो कैसा भाव परिवर्तन होता है आपका वहाँ पे आज भी? वृंदावन इज होम। जब वृंदावन हम जाते हैं बड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि हम हर हफ्ते जाते हैं। एवरी फ्राइडे स्कूल से मैं बच्चों को लेती हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कि बस बिल्कुल विरह में केज में एनिमल बंद होता है, उसे खोल दो तो कैसा बावरा हो जाता है। तो हम स्कूल से, मैं घर भी नहीं आती, फ्राइडे को पिक करके हम सीधा वृंदावन जाते हैं और संडे को राधा रमन जी को शयन करा के, इसीलिए महाराज जी ने हमको एक बहुत बड़ी गाड़ी दी है जिसमें छोटा सा एक बेड है, हमारे 3 बच्चे हैं। तो हम संडे को जब राधा रमन जी को शयन कराते हैं ना, देखिए एक चीज़ है जो लोग की दृष्टि उसे मटीरियलिज्म कहेगी, ओहो पैसे का दिखावा ये वो, पर उसके मूल में कितना प्यारा उद्देश्य है कि राधा रमन लाल के संग कुछ ज़्यादा समय रहने को मिल जाए। अगले दिन स्कूल होता है मंडे को, तो संडे को रात में 10 बजे राधा रमन जी को शयन करा के लगभग 9:30 10 10:30 होते हैं, तो बच्चों को हम गाड़ी में ही सुलाते हुए वापस ले आते हैं और सुबह 6 बजे से स्कूल की तैयारी होती है। तो जब वृंदावन जाती हूँ तो बड़ा आनंद होता है,
पर अब जब लौटती हूँ ना तब भी आनंदित होती हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे लिए अचल वृंदावन है और ये स्थान मेरे लिए सचल वृंदावन है। क्या बात। आज मेरे बच्चे सब यहाँ रहते हैं, हमारा खूब हरि नाम कीर्तन होता है, हर बुधवार कीर्तन होता है। मेरे प्रियारमण महाप्रभु जी मेरे संग चलित रहते हैं, मेरी सेवा में, मैं उनकी सेवा में रहती हूँ। तो अब वृंदावन दूर लगता ही नहीं है। कहीं भी भेज दो, यहाँ ले जाओ, लंदन ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, कहीं ले जाओ, वृंदावन अब बस मेरे हृदय में है और मैं वृंदावन के मूड में ही रहती हूँ हर समय। क्या बात। तो विरह अब कुछ ऐसा नहीं था, पर हाँ, राधा रमन जी से मिलने का भाव तो एक विलक्षण होता ही है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे सेल्फिश क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है? मेरे जैसे कई युवक हैं जिनके विवाह की उम्र हो गई लेकिन अब डर रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है, कोई डरना ड्रम चाहिए। कोई ड्रम में बंद कर दे रहा है, कोई पहाड़ों में ले जाकर काम निपटा दे रहा है, तो लड़के अब डरने लग गए हैं। लड़कियां भी डर रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के साथ ही हो रहा है, बहुत टाइम से महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, लेकिन अब एक डर का माहौल है, मानना पड़ेगा हमें। ये लोग कई तरह के सवाल पूछने लग गए हैं, तो विवाह क्यों करना है? देखिए, विवाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आजकल नॉर्मली लोग पूछते हैं कि ऐसे में विवाह के प्रति कैसा आपका भाव होना चाहिए, पर विवाह क्यों करना है? क्योंकि हर स्तर पे आपको कभी ना कभी किसी ना किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप उसको फिजिकली कह लीजिए, चाहे आप उसको मेंटली कह लीजिए, चाहे आप उसको इमोशनली कह लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं विवाह की बात नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ पर एक संघ की बात कर सकती हूँ कि आप जब अपने जीवन में, कई लोग होते हैं जब एनर्जेटिक हैं, जैसे आप हैं, अभी यूथफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपको लगता है कि अभी तो मैं सब कर रहा हूँ, इतना काम है, ये अभी ज़रूरत ही नहीं है। पर एक समय आएगा जब शिथिलता भी आएगी, एक समय आएगा जब काम भी अपने इस तरह सेल्फ सस्टेन्ड होगा एंड यू वुड वांट टू डू समथिंग दैट इज फॉर योर सेल्फ। तब आपको लगेगा यार कोई तो हो जिसके संग मैं अपनी प्रेम की बात करूं, या एक खाने पे जाऊं, या कोई अपनी इमोशनल कनेक्ट करूं। दोस्त होते हैं, सबके संग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जिसको जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं, सब अपने अपने, एक यूथफुल ग्रुप जो कॉलेज का होता है और शादी के बाद वाले उसी यूथफुल ग्रुप का कनेक्शन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि आपकी शादी हो जाती है, अपना परिवार हो जाता है, फिर हाँ महीने में एक बार मिले पर जो रोज़ वाली बात है वो नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवाह करना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि जब तक आपने विवाह नहीं किया, देखिए हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम है, ठीक है ना? तो जो अगर आपने गृहस्थ का आनंद नहीं लिया तो उसके बाद जो वानप्रस्थ और संन्यास है उसका भी आप जो आनंद है वो कभी नहीं ले सकते। जिसने कभी कुलिया खाई नहीं, अरे वो क्या जानेगा कि कुलिया का क्या आनंद था। अब बेर वो अंगूर ऊपर लग रहे हैं और हाथ नहीं पहुंच रहा तो खट्टे ही तो बोलोगे। तो भैया जीवन गृहस्थ बड़ा प्यारा है। गृहस्थ आपके जीवन में 1 और 1 11 बना देता है आपको। अगर एक गृहस्थ, महाराज जी कहते हैं नर्क देखने के लिए मरना नहीं पड़ता। एक सुंदर गृहस्थ आपको स्वर्ग भी दिखा देता है और एक बर्बाद गृहस्थ आपको नर्क से भी ज्यादा बड़ा नर्क दिखा देता है। तो गृहस्थ तो मुझे लगता है बड़ा सुंदर है और वो सर्वोपरि है, तो उसका आस्वादन तो अवश्य करना चाहिए। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है ये कोई एक वो नहीं है कि आप उसमें घुट जाओ, गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई मेंटल प्रेशर नहीं हो, पूरी बात करनी। आजकल कोचशिप जैसी एक चीज़ भी है, आप बात करिए और समय रखिए। आजकल झट मिले और पट शादी, आपने देखो जितने भी आपने केस सुने हैं इनमें हर में यही हुआ है कि जैसे ही मिले फोर्स करके जल्दी जल्दी शादी कर दी। बिल्कुल मत करिए ऐसे। एक व्यक्ति अपनी फेकनेस को 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना पोर्ट्रे कर सकता है, पर अंत तो गतवा असलियत बाहर आई जाती है। तो अपने इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 6-8 महीने आप बात करिए, बहुत ज़्यादा बात करिए। मुझे लगता है मेरे कोचशिप में, क्योंकि हमारा तो डिफरेंस भी इतना था लाइफस्टाइल का भी, 24 में से 28 घंटे महाराज जी और हमने बात करी है। मैंने इतने रबिश क्वेश्चंस पूछे अरुण जी। मैंने बोला आप तो स्पिरिचुअल हो, आप तो पूरी सेवा, तो मैंने सुना कि आपके तो जो घर में है पत्नियां पतियों की झूठी प्लेट में खाती हैं। महाराज जी ने बोला है एंड ही लाफ्ड ऑन माय फेस, ही इज लाइक ओ माय गॉड यू आस्किंग क्वेश्चन लाइक अ जोकर। और मतलब मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स सब ने मुझे इतना, मदर फादर तो चलो खुश थे, इतने अच्छे महाराज जी, पर जो मेरे फ्रेंड्स थे
वो तो कह रहे तू तो गई, तेरा तो खत्म, और तेरे मतलब हर चीज। और महाराज जी से मैं बात, मेरे फ्रेंड्स भरते मुझे नेगेटिविटी, नहीं कहाँ वृंदावन, क्या तू क्या बात कर रही है, अमेरिका जाना है, ये करना है। और जब मैं महाराज जी से बात की तो महाराज जी से बात करके मेरे मन को शांति, मैं कंफ्यूज स्टेट। मैंने कहा सारे क्वेश्चन पूछ दूंगी। और अरुण जी, मतलब ये मेरे सब क्वेश्चन में सबसे डिसेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। इतने रबिश क्वेश्चन मैंने महाराज जी से पूछे, महाराज जी ने बड़ी धैर्यता से हर एक क्वेश्चन का उत्तर बड़े प्रेम से, मेरा मजाक उड़ाकर नहीं, हर चीज को मुझे समझा कर कि अरे भैया हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम लोग हो, पर ये है कि हमारे जीवन के केंद्र में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर फैमिली इज नॉट द वन हु इज द एल्डेस्ट, इट इज द वन हु इज द सुप्रीम। राधा रमन लाल हमारे घर के मुखिया हैं, उनके हिसाब से हम सब चलते हैं। तो आपके जीवन में देखिए शादी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। आज मुझे लगता है मैं ना जाने महाराज जी नहीं होते या विवाह मेरा नहीं हुआ होता उनसे, तो आज मैं क्या कर रही होती है, तो एक स्पेकुलेशन ही है। बट विवाह करके मेरा जीवन बदल गया। तो शादी ज़रूर करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए, पूरा व्यक्ति को जानकर करनी चाहिए। 1-2 महीने में कोई किसी को नहीं जानता, लो 6-8 महीने लो, टेक योर टाइम। किसी का मेंटल डिसऑर्डर है, किसी का पास्ट का कोई प्रॉब्लम है, पेरेंटल प्रेशर है, तो आप जब बात करते हैं कहीं ना कहीं उसका आभास आपको हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति से कतई शादी मत करिए जो सैड है या एक्साइटेड नहीं है। पर कोई व्यक्ति अगर पूरा टाइम आपके लिए पैशनेट है और 1 सेकंड भी मिल रहा है तो आपको कॉल कर रहा है, तो समझ जाइए। मुझे ऐसा लगता है विवाह अरुण जी उससे करना चाहिए जो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो आपसे प्रेम करता है, वो हमेशा आपको प्रिंसेस की तरह रखता है। पर किसी से जब आप प्रेम करते हो और फिर उससे आप विवाह करते हो तो आपको हमेशा उसको प्रिंस की तरह रखना पड़ता है। पुकी बॉयफ्रेंड हो जाता है वो। हाँ, कुकी बॉयफ्रेंड हो जाता है। पर विवाह बहुत सुंदर चीज़ है, उससे डरिए मती। बहुत सुंदर, बहुत आपको ऊर्जित कर देता है। उसके बाद जब आपके बालक होते हैं, आपकी वो जो एक फीलिंग है वो केवल लड्डू को दिखाकर नहीं, खाकर ही पता चलेगी। पर हाँ, उसके लिए आपको एक रेसिपी अच्छी बनानी है तो उस रेसिपी की पूरे इंग्रेडिएंट्स किस मात्रा में कहाँ से क्या डलेंगे वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर विवाह को भी अगर आपको सुंदर बनाना है तो अपने जीवन में जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, धैर्य लाना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और फिर वो घूमकर आप तक भी आएगी। सही एज क्या लगती है आपको शादी की, लड़के और लड़की एज की? कोई बात नहीं है, एज बहुत ही छोटी चीज़ है। मुझे लगता है शादी के लिए मनस्थिति, आप कब तैयार हैं इसके लिए। कई लोग होते हैं, मैं तैयार तो नहीं थी देखो उस समय, सच्ची बताऊं तो, पर जब मेरे तक ये बात आई तब मुझे फील हुआ कि हाँ ये मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब महाराज जी के संग बात शुरू हुई मेरी, तो ये आपके मन की बात है कि हाँ आप किसी से तैयार, कभी आप तैयार हैं अभी? मिल गया आपको आंसर। तैयार कभी कोई नहीं होता, पर जब कोई सही व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आपको विश्वास होने लगता है कि हाँ शायद अब मैं कर सकता हूँ। ये बात आपने सही कही। वो जो आपने कहा ना कि बात बहुत करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि शादी हो जाएगी फिर बात करेंगे, पहले बात कर लो, शायद शादी ना करने का भी मन हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और उससे ही इंसान के बारे में पता चलेगा, समझ में आएगा, और जितने रबिश क्वेश्चन आप पूछ सकते हो धैर्यता प्रेमका जी से की सुनो तरह वो और पूछते उसको जाइए। आंसर भी करो। जी। आपने भी बीच में एक बात कही थी कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कान बहुत भरते थे। ये आज भी होता है कईयों के साथ, और इस वजह से कई शादियां खराब होती हैं कि दोस्त कान भरते हैं कि अरे तुम्हारा पति तो ऐसा वैसा, इधर देखो उधर देखो, या मेरे पति को देखो। और उससे भी ज़्यादा घर वाले, कई सारे ऐसी, स्पेशली जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है मदर इन लॉ को लेकर और इन लॉज को लेकर इन जनरल, वो भी कई बढ़ते हैं। और एक सर्वे भी हुआ जिसमें ये पता चला कि इंडिया में जितने भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं उसमें इन लॉज का बहुत बड़ा रोल है, और फिर सेकंड नंबर पे ईगो का बहुत बड़ा रोल है। सो अगर मान लेते हैं, एक सिनारियो रखते हैं कि आपके एक फीमेल के जो माता पिता हैं या जो भाई बहन हैं उसके कान भर रहे हैं, और एक तरफ उसका पति है, तो किसकी सुननी चाहिए? देखिए अपने दिमाग की, क्योंकि इन दी एंड रिश्ता आपका है और रहना आपको है, निर्वाह आपको करना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं। देखिए शादी से पहले माता पिता का गाइड करना कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और परिवार का भी देखा जाता है, आप बात भी करते हो सब। पर एक बार जब विवाह हो गया ना, अब ये आपका परिवार है। आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अपने परिवार में लड़ाई नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ देखनी है, कोई दूर से बैठा व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है और आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐसे निर्णय किया या ऐसी बात बोली जो कि बिल्कुल उचित ही नहीं है, तो रिश्ता किसका खराब हुआ, प्रॉब्लम किसको होगी। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि आप अपने पेरेंट्स को, जब तक एक लड़की और लड़का
केवल ये बड़ी बात है, लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, पर मैं क्लैरिटी से बताना चाहूंगी कि जब तक एक बेटा और बेटी केवल बेटा बेटी होते हैं, तब उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है उनके माता पिता के साथ। पर प्लीज, जब एक लड़का और लड़की का विवाह हो जाता है, उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप उस व्यक्ति के जीवन में होता है वो उसके स्वयं का दाम्पत्य जीवन होता है। क्योंकि अगर वो निर्वाह होगा, आपने एक चीज के लिए सिलेक्ट किया, आपके परिवार ने उसकी स्वीकृति दी, आशीर्वाद दिया, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करके, भैया अब आपके घर में आपकी पत्नी आ गई है, नया व्यक्ति आया है, उसको भी एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, आपके माता पिता के घर में भी एक नई लड़की आई है, उनके लिए भी एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उस बालक का, उस पति का, जो कि बेटा भी और पति भी है, क्योंकि पत्नी भी एक्सप्लोर कर रही है और पति पत्नी को सबसे ज़्यादा जानते हो कि सबसे ज़्यादा उसने ही बात करी है उससे, और माता पिता के भी क्लोज वो है। तो उस समय एक बैलेंस होके पत्नी के सामने हमेशा उनकी माता पिता का सम्मान किया, और माता पिता के सामने हमेशा पत्नी की हमेशा उस ब्रिज को क्रिएट। पर क्या होता है, पत्नी आती नहीं है तो पति जो होता है मम्मा 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 मम्मा, कौन सी लड़की को अच्छा लगेगा? ये आप कितना भी इस चीज़ के लिए नेगेटिव बोल लो कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं स्वयं एक लड़की हूँ। जब मेरा विवाह हुआ तो बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी महाराज जी को कि आप कहाँ चंडीगढ़ से गुरु माता ला रहे हो, मतलब विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सिटीज़ ऑफ द कंट्री, आप वहाँ से कैसे लेके आ सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वो। तो महाराज जी ने बोला तुम सब चुप कर जाओ, मेरा निर्णय, मेरी पत्नी, मैं खड़ा हूँ। और आई थिंक आज जो रेणुका द लड़की से रेणुका जो गुरु माँ का जो ट्रांजिशन है मेरा, वो इतना ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि मैं खड़ा हूं। आज मेरा रिलेशन मेरी मदर इन लॉ के साथ ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। मेरी मदर इन लॉ तो इतने क्यूट हैं, वो तो ट्रैवल करते रहते हैं पूरा टाइम, और वो हम लोग जब होते हैं हम लोग बिल्कुल बहुत आनंदित भी होते हैं। और मेरा रिलेशन मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी बहुत अच्छा है। हमारा रिलेशन, हमारी थी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है, पर बात यह है कि हम सबका रिलेशनशिप आपस में इतना कोर्डियल है ओनली बिकॉज कि राइट टाइम पर राइट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया गया। मेरी लाइफ के जो पहले 2-3 साल थे उस समय महाराज जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जिससे कि बाकी फैमिली को भी पता चल गया कि हम इसको डिमीन नहीं कर सकते, हम इसका निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज जी इज सपोर्टिव ऑफ हर। आप कुछ भी कह लो, वो खड़े हैं इसके संग। तो लोगों ने फिर अप्रिशिएट करना शुरू किया, रिस्पेक्ट करना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे कुछ कहने की। और फिर जब मैंने भी देखा कि महाराज जी मुझे सपोर्ट करे, देन आई ऑलवेज ट्राई टू बी द वे बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि मैं महाराज जी, जिसने मुझे महाराज जी दिए हैं, वो कोक जिसने मुझे ऐसा प्रिंस दिया, जिसने मुझे प्रिंसेस की तरह फील कराया, उस क्वीन को तो रोज दंडवत करना ही चाहिए ना। तो इस भाव से हम खूब राधा रमन जी की कृपा से प्यारा हमारा परिवार है। बट राइट प्रायोरिटाइजेशन टू द राइट रिलेशनशिप एट द राइट टाइम। माता पिता अपने ही है, नई पत्नी आई है, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं खड़ा हूँ, माता पिता से कोई प्रॉब्लम हुई तो ये नहीं है कि जाके माता पिता के संग खड़े हो गए और कहा ये तो गलत ही बोलती है, नहीं, फिर आपका रिलेशन कभी नहीं। माता पिता को बोलो मैया नहीं ये गलती होगी और समझाएंगे, उसको जाके बोलो कोई बात नहीं, वील वर्क टुवर्ड, वी आर टुगेदर इन दिस। महाराज जी हमेशा मुझे बोलते हैं डोंट वरी, वी आर टुगेदर इन दिस। आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, एक और सवाल आ रहा है, आज सारे खतरनाक सवाल आ रहे हैं मेरे, ठीक है, जो आमतौर पे एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछे हैं कि मेरी बीवी दिन में 4-4 घंटे अपनी माँ से बातें करती है और फिर उसकी माँ की सीख लेकर वो आके घर में कलह करती है, तो आप उसको समझा दो पंडित जी कि वो मम्मी से बात ना करे। मैं कहूँ ऐसे मैं किसी को कैसे समझा दूँ कि अपनी मम्मी से बात ना करे? पर क्या ये एक नहीं, कई लोग बोलते हैं कि अपनी माँ से या अपनी बड़ी बहन से बातें करती है, ज्ञान लेती है, उसके बाद हमारे घर में झगड़ा करती है, क्या ये सच है? देखो भैया, जो लड़की अपने गर्भ से लेकर 20-25 साल तक अपनी माँ के साथ रही हो, क्या उसके पास माँ का ज्ञान ऑलरेडी कम होगा? कभी कभी एक लड़की विवाह के बाद जब एक्सप्लोर कर रही होती है, कुछ चीजें नहीं समझ आती, तो उस व्यक्ति से तो शेयर करेगी जिससे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा कंफर्ट उसका उसकी माँ से होता है। पर इसमें सबसे मुख्य रोल उन माँओं का है
आपको पता है मेरी महाराज जी की कभी ऐसे शुरू में जब बात होती थी, कभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, या महाराज जी इतनी कांस्टेंट ट्रैवल में रहते थे तो कभी कभी मुझे विरह हो जाता था कि मैं क्या करूं, महाराज जी मतलब मिल नहीं पा रहे और मैं तो छोटी भी थी, तो मैं अपनी मैया को जब बोलती थी ना, वो हमेशा महाराज जी की साइड लेते थे। हम्म, कहते थे बेटा उनका जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है, वो हमारे तो हैं पर हमें उनके साथ मिलके उनके उद्देश्य को बड़ा करना है। तो मुझे हमेशा ये लगा कि नहीं, जो ये कर रहे हैं वो बहुत सही, पर हो सकता है कभी कभी कि जो आपका पति कर रहा है वो सही नहीं है, और आपने अपनी मदर इन लॉ से अपनी मदर से शेयर किया, और आपकी मैया ने उस समय भी अगर आपको पॉजिटिव गाइड किया, तो आप उस नेगेटिविटी को अपने घर में जीत सकते हो। मदर्स को कभी भी अपनी बेटियों को उनके इन लॉज के प्रति भरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बेटा कोई बात नहीं, मेरी माता जी ने मुझे शादी से पहले पता क्या बोला था अरुण जी, बेटा अगले 5 साल तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड है। जिसने शादी के 5 साल एडजस्ट कर लिया हम्म, उसकी शादी सुपर अमेजिंग सक्सेसफुल, पर जो शुरू में छोटी छोटी बातों में कलेश करने लग गए, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, बातें बढ़ा रहे हैं, वो कभी भी, आप देखिए शादी में जो ये नई शादियों में डाइवोर्सेस हो रहे हैं ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 6-8 महीने 10 महीने 1 साल के बाद छोड़ दिया, क्योंकि एडजस्ट नहीं करना। पर मेरी कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेहम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ना पति पत्नी नहीं होते, धर्म पति और धर्म पत्नी होते। तो धर्म पति और धर्म पत्नी बनने के लिए पहले धैर्य, फॉरगिवनेस, दमा मतलब अपने अपने अहंकार को कंट्रोल करना, अस्तेयम चीजों की या यश की चोरी नहीं करना, शौचम इंद्रिय निग्रह मतलब एक तो पवित्र होना, पूरी तरह से गिविंग होना, और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। कंट्रोल करो अपने गुस्से को, अपनी जबान को। धीर मतलब कि सॉरी उसकी बात है कि धी मतलब बुद्धि, दिमाग का प्रयोग करके बोलो, कि जो तुम बोलोगे कहीं मिस इंटरप्रेट तो नहीं हो जाएगा। आजकल क्या होता है, बोलना कुछ चाहते हैं, इमोशन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, जब मुंह से बाहर निकलते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बोलना होता है आई मिस यू, पर निकलता है कि तुमने टाइम नहीं दिया, तुम बिल्कुल गंदे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इमोशन क्या है, आई एम मिसिंग यू। तो इसलिए धी, यूज दिस बुद्धि। उसके बाद सत्यम, सच बोलो। अक्रोधो, अपने क्रोध पर नहीं। जिस दिन आपके पास ये 10 क्वालिटीज आ गई ना धर्म की, तो आपका धर्म पति और धर्म पत्नी का जो ये धार्मिक संबंध है वो अद्भुत हो जाएगा। क्या शादी के कुछ सालों तक जो वाइफ है उसको अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बतानी चाहिए? नहीं, इससे आप खुद तो थोड़े बहुत परेशान हो ही रहे हो, और आपकी परेशानी अगर 1% है ना, जब आप अपनी माता जी को बताते हो वो 100% हो जाती है उनके दिल में, और फिर वो बार बार आके आपको फोन करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप 1% को अपने लेवल पे सुलझा भी लेते, पर जब माता जी बार बार फोन करके उसके बारे में पूछेगी तो वो आपके भीतर बढ़ती जाएगी। तो प्लीज सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। आपके माता पिता ने आपको इतना कुछ देकर इतना बड़ा कर दिया है, अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनको एडिशनल स्ट्रेस मत दो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो बताना ही नहीं। कई लोग को है कि ओहो पता चले माता पिता को पता नहीं, यहाँ लटक चुके हैं लोग। अगर बात छोटी मोटी है अपने लेवल पे सॉल्व करो, अगर अपने लेवल पे सॉल्व नहीं हो रही तो आपस में बात करके सॉल्व करो। आपस में बात करके भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा बड़े प्रयास करने के बाद, देन आई थिंक पेरेंट्स शुड गेट इन्वॉल्व, नॉट फ्रेंड्स, पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं, सुख दुख में नहीं फंसते। तो आप फिर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। छोटी छोटी बातों में मम्मी मम्मी मम्मी, तो ये तो आपका रिलेशन भी खराब करेगा, माता पिता को भी स्ट्रेस करेगा, और आपके पति को भी लगेगा 4-4 घंटे फोन पे लगी रहती है देखो। तो ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के। अपना रायता खुद समेटो। इनका जी अभी आप बहुत यंग हो, ठीक है, 20 साल बाद आप कैसा देखते हो अपने मैरिड लाइफ को जब आप 60 साल के हो गए हो? ये तो हम लोगों ने इससे कुछ इसमें महाराज जी और मेरे 2 अलग प्लान्स हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि महाराज जी कहते नहीं ये करना है, नहीं मैंने बोला हमको ये करना है, तो वो देखते हैं। राधा रमन जी ने क्या प्लान्स है आपके? हाँ, मेरा तो थोड़ा ऐसा प्लान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जैसे अपने जीवन में निमाई पाठशाला के माध्यम से प्रचार और तथ्य चैतन्य निमाई है, मेरे सब बच्चे हैं मेरे प्राण प्यारे, तो इन सब के साथ मिलकर हम लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं ये मेरे भक्ति का स्वरूप है। पर मेरा सच में दिल से मन है कि अगले कुछ 20-25 सालों में मैं अपने शरीर को भी पूरी तरह, जब मेरे बच्चों का विवाह हो गया हो, निमाई पाठशाला ही मेरी टीम ने पूरी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके समेट लिया हो, कि मैं अगर उसमें से
माइनस भी हो जाऊं तो वो पूरी तरीके से अपने लेवल पर कार्य करे, और निमाई दादा भी हमारी इस आचार्य परंपरा को आगे ले जाने में पूरे सफल हो जाएं और उनका भी पानी ग्रहण हो जाए। फिर मेरा ऐसा मन है कि मैं अपने शरीर को श्रीधाम वृंदावन का वास देना चाहती हूँ फॉरएवर, और केवल राधा रमन लाल के हमारा प्रांगण में भी एक स्थान है। इसके ऊपर महाराज जी और मेरा थोड़ा सा मतभेद है कि मेरा ऐसा मन है कि मैं उस प्रांगण में ही राधा रमन जी के बिल्कुल पास उनकी अष्टायाम सेवा जो है वो उसका दर्शन करूं, राधा रमन जी से लाड़ लड़ाऊं, वहीं रहूं और खूब भजन करूं। पर महाराज जी का कुछ अलग भाव है क्या जो भाव कि है? बड़ा प्यारा है, वो महाराज जी बताएंगे। आप बता दो ना, महाराज जी तो पूछूंगा मैं महाराज जी से भी जब मिलेंगे मुझे। महाराज जी का अर्थ, महाराज जी का ऐसा भाव है कि हम दोनों संग में अपना थोड़ा सा, क्योंकि महाराज जी इतनी व्यस्तता है महाराज जी की, पूरा दिन अभी भी महाराज जी पिछले कितने दिनों से हमको कुछ कुछ घंटा मिलता है एक दूसरे के संग। तो महाराज जी का ऐसा मन है कि 20-25 साल बाद तो कुछ समय तो हम लोग आपस में फिर से समय बहुत ज्यादा वाला स्पेंड करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाके हम भजन करेंगे, तीर्थों में जाके हम लोग रहेंगे। और क्योंकि महाराज जी की मतलब अलग है तरीका। महाराज जी कहते हैं कि राधा रमन संग लेके चलो, तो महाराज जी कहते हैं जो हमने नहीं किया, क्योंकि मेरी बड़ी लाली अरुण जी मेरे विवाह के 8 महीने बाद मैंने कंसीव कर ली थी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं ऑलरेडी 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो हमने जो अपना मतलब बिफोर मैरिज तो 7-8 महीने खूब बात करी, शादी के विवाह के बाद भी 5-6 महीने हमने खूब संग हम रहे। उसके बाद फिर तथ्या हो गई, और बच्चे होने के बाद लोग बुद्धू बनाते हैं कि बस बच्चे हो जाए फिर तुम फ्री हो। जब बच्चे हो जाते हैं तो असली टास्क आपकी प्रारंभ होती है। पहले तो आप ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो, पर एक बार जब बालक आ जाते हैं तो उनके कारण आप कितनी जगहों पे आपको अपने आप को सीमित करना पड़ता है। तो हमारा जी का ऐसा मन है कि हम लोग जब बच्चे सब सेटल हो जाएंगे फिर कुछ समय हम अपनी साधना के लिए दोनों अलग अलग स्थानों पे जाके अलग अलग प्रकार से साधना करेंगे। जीवन का अनुभव है, जीवन का मतलब करना भक्ति है, साधना है। और मेरा मन है कि अब उसके बाद राधा रमन जी के बस 1 सेकंड की भी विरह ना हो, मतलब आंखों से ओझल ना हो, ज्यादा से ज्यादा राधा रमन जी के पास रहूं। महाराज जी का मन है कि राधा रमन जी के विराट स्वरूप के पास रहें, प्रकृति, स्थान, इस प्रकार। रेणुका जी, आपके ना जो मूलांक है, मूलांक मतलब जिस डेट को हम जन्म लेते हैं वो 15 से 6 हो जाता है, और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें तो 1 आता है। तो आप कॉम्बिनेशन हो शुक्र और सूर्य का, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र मूलांक क्या होता है? मूलांक हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि हमें क्या पसंद है, हमारी सोच कैसी है। तो जो 6 नंबर के होते हैं, 6 मूलांक के लोग होते हैं, शुक्र ब्यूटी है, खूबसूरती है, ग्लैमर है। शुक्र उसके साथ साथ शुक्राचार्य को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक टीचर भी है, वो एक गुरु भी है, उसे ज्ञान भी बहुत है। हाँ, वो थोड़ा सा असुरों को सिखाते हैं शुक्राचार्य जी, या फिर जो लोग, अगर मैं आपके टर्म में बोलूँ तो जो भटके हुए हैं उनको सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर असुर भी है, हमारे अंदर ही देव है। शुक्र की एक क्वालिटी होती है कि उसे फ्लैशी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, स्पार्की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, ब्रांड्स बहुत पसंद होते हैं। और शुक्र वहीं पर त्याग को भी रिप्रेजेंट करता है, सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। शुक्राचार्य ने अपनी आँख फुड़वा ली थी राजा बलि के लिए, शुक्राचार्य की वजह से भगवान विष्णु एक भिखारी बनकर आंगन में आ गए थे। तो शुक्र जब किसी का हाथ थाम लेता है तो अपने आप को भूल जाता है। जिनका भी मूलांक 6 होता है वो ऐसे ही होते हैं कि एक थाली है खाने के लिए, लेकिन सामने वाले ने कह दी मुझे भूख लग रही है, तू खा ले चल, ठीक है, हम अपना सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है। सो आप में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए मेरे ज्योतिष के हिसाब से। कितनी सच है इसमें? बहुत सारी हद तक सच है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनमें एक टीचर वाला जो एक एस्पेक्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था, पर सच में आज जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मुझ में हमेशा से था, पर मैंने कभी ये जाना नहीं कि ये भी मेरे भीतर है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और सुंदरता वगैरह की तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, वो ठाकुर जी की सब कृपा है। पर हाँ, आपने जो ये बोली फ्लैशी चीज़ें जो पसंद है, ये मेरे 1 और 6 के ट्रांजिशन का है कि 1 नंबर आप कह रहे हैं कि फ्लैशी चीज़ें, 1 पे अभी मैं आऊँगा, 6 नंबर खुद है कि शुक्र मुझे एक तो एस्थेटिक पसंद है, ठीक है,
और जब तक ये 25 साल के होते तब तक इन्हें ब्रांड्स वगैरह सबका शौक होता है कि यहाँ पे टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये थोड़े मैच्योर हो रहे जी होते, ये साइलेंट लग्जरी की तरफ चले जाते हैं जी। कि चीज़ें अभी भी वाह। ब्यूटीफुल है, चीज़ें अभी भी शानदार है, पर अब उतनी फ्लैशी नहीं है कि हम बताना नहीं चाहते कि यार देखो मैंने ब्रांड पहना हुआ है, पर मैंने पहना हुआ ये है। बिल्कुल ठीक सत्य है। है। ये बहुत हद तक ट्रूथ है, क्योंकि जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी, क्योंकि राधा रमन लाल की कृपा से मैं बहुत अच्छे परिवार से आती हूँ, बड़े फाइनेंशियली वेरी गुड फैमिली। तो 12वीं क्लास के बाद ही, द मोमेंट आई गॉट माई लाइसेंस, मेरे पास मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में, मेरी क्लास के अंदर केवल मेरे पास ही गाड़ी थी। मैं अपनी खुद की गाड़ी से जाती थी ड्राइव करके, और हर चीज़ मेरे पास, बहुत बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मेरे पास था, और मैं ब्रांड्स भी पहनती थी। मेरे विवाह में भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो मेरे माता पिता ने मुझे, चाहे वो पर्सेस का हो, चाहे वो शूज़ का हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उन्होंने नहीं दिया, और वो आज भी है मेरे पास। बट डेफिनेटली कि जब महाराज जी का संग मुझे मिला और राधा रमन लाल के इस प्रेम के संग मेरा मिलन हुआ, और धीरे धीरे मैंने भक्ति को समझा, शास्त्रों को पढ़ा, महाराज जी का संग किया, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा स्विफ्टली, सॉफ्टली, बड़ा ग्रेजुअली, वो जो पूरा मेरी रुचि थी वो ट्रांसफॉर्म होके अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पैसा भी अभी भी राधा रमन लाल की कृपा से कोई कमी नहीं है, पर अब मुझे उसी चीज़ों से फ्लैशी गुची पराडा नहीं, पर साधु सेवा और अन्न सेवा और अलग अलग सा ठाकुर जी के मनोरथ और अलग अलग सेशंस, मेरे इन सब बच्चों के संग हमारा कभी जगन्नाथपुरी जाना, इधर उधर जाना, तो ये सब चीज़ें मुझे करने में अब आनंद आता है। अगर आपको किसी की कुंडली में शुक्र कैसा है ये पता करना हो तो बस उसकी आंखें देखिए और नाक देखिए, ठीक है, ये दोनों सुंदर मिलेंगे आपको। ओह, ठीक है, तो शुक्र जिनका बलवान होता है उनकी नाक बहुत शार्प होती है, अच्छी होती है, आंखें बहुत तो हमारी है। लग तो रही यहाँ से। हाँ शु- अब आता हूँ मैं, आपका जो भाग्यांक है, जैसे वन कहेंगे, वो सूर्य का जो अंक है वो है, उसे लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, कि यानी कि इस तरफ जिंदगी जानी है। ठीक है, तो नंबर वन बनना है। कोई भी काम मैं करूँ तो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, और उसमें मेरा नाम होना चाहिए, और उसमें एक यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए। सूर्य की वजह से ही धरती है, धरती पे जीवन है, अनाज है, और हम सब जीवित हो रहे हैं। तो सूर्य आत्मा की खुशी भी है कि मैं वही काम करूंगा जब भाग्यांक बनता है जिसमें मेरी सोल हैप्पी होगी, मेरी आत्मा खुश होगी। ठीक है, वेरी ट्रू। और जो भी करूंगा उसको नंबर वन तरीके से करूंगा, जितना मेरा प्रयास है। ठीक है, यस, मुझे नंबर वन बनना है उसमें। तो ये इस तरह से आपकी लाइफ जा आप रही है। तो मेरी रुचि बढ़ा रहे हैं अपने इन नंबर्स के खेल में। अक्कड़ गुरुकुल पे हम यही सब सिखाते हैं, तो आइएगा, सीखिएगा। ठीक जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं जो आप बता रहे हैं है। इससे मैं पूरी तरह रिलेट कर पा रही हूँ, कि मेरा ऐसा भाव है कि निमाई पाठशाला के प्रति जो मेरा डेडिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें उन बच्चों को सिखाने का मेरा भाव होता है, उसके लिए मैं खुद पहले खुद उन्हें सीखती हूँ, बहुत सारी प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरा मन होता है कि मुझे इनको बेस्ट देना है, मुझे अपने बच्चों को किसी भी तरह से गलत रास्ते पर भ्रमित नहीं होने मैं देना। इस पे भी आता हूँ कि जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं। ठीक है, क्यों? हाँ क्योंकि हाँ, सही इनको, बात है। मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज दूंगा, सबसे ज्यादा अच्छी बेस्ट चीज दूंगा, और वो रात को 3 बजे भी कहेगा ना मम्मी आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो कैसी आइसक्रीम ये आएगी? पापा वाली क्वालिटी बोल रहे हो आप, जैसे अभी वाली मम्मी तो फिर थोड़ा। अच्छा, आपका जैसे नंबर 6 है, महाराज जी का नंबर 2 है। ठीक है, वो चंद्रमा का अंक है। ठीक है, ओहो, मैं सूर्य वो चंद्रमा। हाँ वो सूर्य, वो अरे चंद्रमा। वाह। ठीक है, और नंबर 2 की क्वालिटी मैंने वैसे पिछले पॉडकास्ट में महाराज जी को बताया था कि इनको सुनने का मन करता है। दे आर अ वेरी, और खुद भी ये बहुत अच्छे से सुनते हैं पेशेंटली। ठीक है, तो महाराज जी को या जिनका भी मूलांक 2 होगा, इनको दुखड़े सुनाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, या अपनी बात मन की व्यथा बताने वाले लोग बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस भाग दौड़ की दुनिया में सुनना जानते हैं, और उसके बाद ये जो भी बोले, कुछ भी बोले, कि मैं आइसक्रीम लेने गया था वहाँ पे मार्केट में, वो भी कहे अच्छा अच्छा लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, बोलते रहो बोलते ये रहो। महाराज जी को तो सुनना थेरेपी है हम सबके लिए। अब इनके जैसे मान लो अभी कभी इसका मिसअलाइनमेंट हो जाए, ठीक है, तो जीवन में दुख आता है या चिंता आती है। जैसे कि शुक्र इज ऑल अबाउट प्रेम, मैरिज, लव लाइफ एंड ऑल। वो प्रेम करना भी जानता है और देना भी चाहता है, और देता एक्चुअली ज़्यादा है। ठीक है, तो कई सारे लोगों को जब शुक्र ओरिएंटेड कुंडली वाली वाइफ मिल जाती है, या मूलांक 6 वाली वाइफ मिल जाती है, इतना प्रेम देती है, इतना प्रेम देती है। ना पीपल नो, यस। 6 नंबर ढूंढो। वाओ। बाकी के नंबर भी ठीक ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, रेणुका जी, आपसे बात करके वो विवाह का जो सुख है, जिसको हम अभी पता नहीं अलग अलग चश्मों से देखते हैं, अलग अलग निगाहों से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपका काम
भी आपका है वो भी आप करो, और साथ ही साथ भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। और जितनी भक्ति आपकी अच्छी है, या श्रद्धा जितनी आपकी अच्छी, काम में वो भी निकल कर आता है। और ठीक भक्ति है। करो और पूरे आनंद से करो। आपको पता है मैं और महाराज जी धर्मपति धर्म पत्नी तो हैं, पर हम अपने कोर ऑफ द हार्ट में, मैं न जाने क्या क्या आज बोल रही हूँ, पर मैं आपको सच्ची बोलूँ, महाराज जी और मेरा संबंध ये सब बालक जानते हैं, हम लोग बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह हैं। क्योंकि मैं अपने उस फेज ऑफ टाइम में थी 21-22 ईयर्स की एज में, जब एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई फ्रेंड होना चाहिए। महाराज जी मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं, तो महाराज जी भी क्योंकि इतने उनके तो चलो नहीं होता होगा ऐसा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा थी, पर जिस फेज ऑफ टाइम में महाराज जी और हम मिले, उस समय जो हमने अपने कोचशिप के अंदर, हमारी लव मैरिज नहीं है, पर हमारा लव बिफोर मैरिज हो चुका था। तो और वो लव जब बिफोर मैरिज हुआ, जब हम कोचशिप में थे, हम बात करते थे, तब हमारा जो रिलेशनशिप की नींव है वो फ्रेंड्स है। आज जो लोग लेटर एजेस में शादी करते हैं ना, उनकी नीड है कि भाई ठीक है बच्चे करने हैं, टाइम निकल रहा है, चलो कर लो, घई। वो अपनी लाइफ में उस शादी को बस घई समझते हैं फिर, बट ठीक है करनी थी तो हो गई। महाराज जी और मैंने जब करी तब हम फ्रेंड्स बने, हम बेस्ट फ्रेंड्स बने, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, फिर हम पति पत्नी बने। तो आज भी हम दोनों की जो इक्वेशन है वो फ्रेंड्स वाली है। हम एक दूसरे से हर तरह की बात करते हैं, हम एक दूसरे से कभी कभी नहीं भी एक दूसरे की बात मानते, कभी कभी हम हमारे अप्स होते हैं, कभी कभी लोज भी होते हैं, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे भी हैं, बट हमारी नींव बड़ी सुंदर है क्योंकि वो फ्रेंडशिप है। तो आप अगर किसी से विवाह करना चाह रहे हैं और अगर आप उसके प्रति अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी नींव है वो यूथफुल होनी चाहिए। और शायद ये तभी हो पाता है जब यंग एज में आप शादी करते हो। अगेन एज इज नो मैटर, इट डजेंट मैटर। अगर आज आपको लगता है कि हाँ कोई मेरे, आप अगर एक बड़े जॉयफुल व्यक्ति हो और आप कोई, आप किसी के साथ आप बात करते हो और आपको अच्छी लगती हैं, तो आप जिस तरीके से उससे कनेक्ट करोगे वो आपका बेस बनेगा। फिर हमेशा, अब कई लड़कियां होती हैं ना, अपने पति को पू करके बुलाती हैं, क्योंकि पहले जब फ्रेंड्स थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो पू पू करते होंगे। उनके लिए कितना मुश्किल है शादी के बाद उनको जी बुलाना। माता जी सामने पू, माता जी ये कुछ मीम्स में निकले ना ऐसे कि पति बोलता है कि रोटी बनाते बोले बेलन मारो, पीछे का माते अभी बनाती हूँ पति परमेश्वर जी। तो ये उनके साथ होता है। आपकी 2 बेटियां हैं जी। कल को इनका भी विवाह होगा, तो जब आप कोई लड़का ढूंढ रहे होगे तो क्या क्वालिटी सबसे पहले देखोगे? महाराज जी के लिए बड़ा, ये महाराज जी ने लिस्ट बनाई है इसकी, क्योंकि देखो बेटियों के प्रति पिता जो होते हैं बड़े पोजेसिव होते हैं। तो महाराज जी ने तो पूरी लिस्ट, उन्होंने उस लड़के लेके तो क्या ही बनाई है, कह रहे पूरी तपस्या कराऊंगा उससे। मैंने कहा काश मेरे पिताजी ने सोच लिया होता। कहते तो आपके पिताजी को तो ले आए ना वृंदावन में। तो पर ऐसा है कि महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा होना चाहिए अरुण जी, पैसा गाड़ी देखनी चाहिए, और हर माता पिता देखते हैं कि एटलीस्ट हम जितना अपनी बेटी को रख रहे हैं उससे अच्छे परिवार में जाए, कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। देखेगी तो हम खड़े ही हैं, पर एक ऐसे परिवार में विवाह हो जहां पर अगर हम उसको 7 लेवल का कंफर्ट दे रहे हैं तो उसको वहाँ पे 9 ही मिले। हर पेरेंट का ये मन होता है। तो हमारा भी ऐसा ही है कि अच्छा परिवार हो जहाँ पर क्योंकि मेरा ऐसा मन है कि निमाई पाठशाला को तथ्य चैतन्य ही आगे और इसको ही और विकसित करें, इसमें और प्रयास करें, मेहनत करें, इसको हम एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दें आगे जाके। जो अभी ऑनलाइन है उसके फिजिकल स्कूल्स भी हों, तो प्लान्स तो बड़े हैं मन ही मन, तो इसके अंदर लगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अप्रिशिएट करे आपकी क्वालिटी। महाराज जी ने, मैंने मार्केटिंग करी है बिजनेस मैनेजमेंट में, तो मैंने महाराज जी से पूछा कि मैं इतनी पढ़ाई करी मैंने, अरुण जी ऑक्सफोर्ड में, मतलब मैं जब ऑक्सफोर्ड में लास्ट सेमेस्टर में गई थी तो आई वॉज एट दैट टाइम अराउंड, आप कह सकते हैं 72 kgs, थोड़ा हेल्दी बेबी थी मैं। और जब मैं सेमेस्टर खत्म करके आई वॉज 52 kgs, क्योंकि लास्ट के 2 महीने डिजर्टेशन के होते हैं, जो बच्चे विदेश पढ़ते हैं वो जानते हैं। और वो 2-2.5 महीने अरुण जी मैंने कुछ कुक नहीं किया कभी, केवल लाइब्रेरी में बॉइल्ड गाजर और ग्रीन टी और क्यूकम्बर खा के मैंने 2.5 महीने निकाले। और जब मैं लौटी, मेरी मदर मेरी डिग्री से, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा था, मुझे सीधा लेके गई हॉस्पिटल कि अंदर कुछ इसके गड़बड़ हो गई है, ये कुछ इतना वेट लॉस हो गया इसका। पर कहने का अर्थ ये है कि
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ का ध्यान रखकर कि आपको रिस्पेक्ट करता है, आप जो हो, आप जो करना चाहते हो उसके प्रति। मैंने महाराज जी से पूछा ना मैं क्या करूँ, इतनी पढ़ाई करी, तो महाराज जी ने बोला कि तू राधा रमन जी की मार्केटिंग ऑफिसर बन जा। तो मैंने बोला अच्छा बात तो अच्छी, फिर बता सच में राधा रमन जी ने बना दिया देखो। अब मार्केटिंग स्किल्स प्रोडक्ट्स के नहीं हो रहे पर राधा रमन लाल के हो रहे हैं, हमारे राधा रमन लाल साचो ठाकुर है। तो बस फिर मुझे लगता है ठाकुर जी अपना व्यवस्थित कर देते हैं। पर हाँ, एक फैमिली कैसी होनी चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, हर चीज़ अपनी तरफ से आप बेस्ट देखो और आगे राधा रमन। कईयों को बेस्ट मिलता है और फिर जीरो हो जाते हैं, किन्हीं को ओके मिलता है पर भाग्य से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो राधा रमन लाल के हाथ की हैं, इतना उसमें मेडिटेट नहीं करते। पर व्यक्ति अच्छा होना चाहिए और सम्मान करने वाला होना चाहिए, और जितना हमने अपनी बच्चों को दिया है कम से कम उतना तो उसको प्रोवाइड करने वाला। इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव है आपका? नॉट रियली। रीज़न क्या है? क्यों झूठ बोलूं? देखिए आजकल तो कास्ट सिस्टम तो पहली बात तो है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल इन इटसेल्फ है। पर जो वर्ण संकर की बात होती है, आजकल हम देखते हैं कि कितने सारी अर्ली डेथ्स हो रही हैं, या आप तो न्यूमेरिक वे में आप और अच्छे से बता पाएंगे कि गलत कॉम्बिनेशंस कितने फेटल होते हैं। तो आई थिंक हमारे सनातन शास्त्रों ने भी उसका बहुत डीप उसको स्टडी किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज में कहीं ना कहीं वो संतुलन बिगड़ता है, वर्ण संकर होता है, जिसके कारण से फिर आगे डिफॉर्मिटी बच्चों में या और चीज़ों में बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेज आगे आती हैं। और मेरा मूल कारण इस चीज़ को कि महाराज जी ने हमको समझाया ये क्यों इतना, जो सब संत हैं इस चीज़ को लेके इतना कहते हैं कि आपको ये समझ कर विवाह करना चाहिए। बाकी भैया अगर प्रेम हो जाए, अगर आप कर रहे हो सोच समझ के, कहीं अभी प्रेम वाला भाव नहीं है, तो डेफिनेटली पूरा विचार करके ही करना चाहिए। पर अगर प्रेम हो गया, फिर प्रेम हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं मानना चाहिए। महाराज जी कहते हैं या तो मान रहे हो, कुंडली दिखा रहे हो तो सब मानो, और अगर पता है प्यार हो गया है, अब कुंडली मिले नहीं मिले होएगा ये तो मत मिलाओ, क्योंकि नहीं मिलाओगे तो सही चलेगा। अगर मिला ली और नहीं मिल रही और फिर भी हट करके विवाह किया तो क्या होगा, आगे जाके नेक्स्ट सी भी लड़ाई होगी ना, तो दिमाग की कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होगा कि हमें तो पहले ही पता था ये बननी नहीं है, और वो नहीं बनेगी। तो या तो आप इस चीज़ को पूरा फॉलो करो, और अगर प्रेम भी करते हो तो कुछ बेसिक्स, पागल अंधों की तरह मत करो। देखो इसी कारण से ही तो आजकल लोग उल्टे घरों में घुस रहे हैं, फिर बादों में घर वापसियां होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी ऐसे समझाती थी कि मान लो कि एक सुनार की लड़की है, वो सुनार के घर में पैदा हुई है, उसने पूरी जिंदगी अपने गोल्ड का काम होते हुए देखा है, सुनार का काम होते हुए देखा है, बिजनेस होते हुए देखा है, फिर उसको ही शादी आप एक लोहार के घर पे कर दो। जो लड़का है उसने अलग एक पूरा इन्वायरमेंट देखा है, तो ये मिसमैच हो जाता है। तो अक्सर जो हम लोग समझते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, हाँ अपोजिट अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर सेम मेंटेलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो करते हैं, पर ऑपोजिट्स का मतलब ये नहीं है कि एक लोहार हो जाए और एक सुनार हो जाए। ऑपोजिट्स का अर्थ ये होता है कि कोई मतलब कोई अगर अच्छे मूड में नहीं है तो दूसरा वाला अच्छे मूड को अपने जीवन में लाकर उस चीज़ को बैलेंस कर दे, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। कोई व्यक्ति के पास अगर कोई एक गुण है और दूसरे में नहीं है, तो वो अपने किसी उस गुण से उस व्यक्ति को पूरा कर दे और वो व्यक्ति अपने उस गुण से उसको पूरा कर दे। मुझे शास्त्र नहीं आते थे, महाराज जी ने अपने गुण से मुझे शास्त्र देके मुझे पूरा, ये आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स महाराज जी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मेरे पास ये नहीं था, उनके पास था। तो हम ये नहीं करें कि मेरे पास ये है तो तू भी ये कर और तू, फिर हम बैलेंस हो जाए। तो ऑपोजिट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास बेस्ट है आप दूसरे को दो, और दूसरे के बेस्ट से खुद उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाओ। आपने जो पूरे पॉडकास्ट में निमाई पाठशाला का बहुत नाम लिया, क्या है ये और इसमें क्या होता है? निमाई पाठशाला अरुण जी एक ऐसी ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बच्चों को सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र, मतलब कि आजकल के सनातन धर्म की साइंटिफिक रेलेवेंस, उनको श्लोकों का अध्ययन, शास्त्रों का उन्हें पूरा ज्ञान, और उन्हें हम सूत्र समझाते हैं। सूत्र इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर क्लास, जिसमें हम लोग बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। हर एक क्लास की एक स्टोरी होती है, जिसमें हम लोग एक इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। मैं स्टोरी सुनाती हूँ, उसमें से एक रियलाइजेशन अपनी शेयर करती हूँ, और जो क्लास में बच्चे होते हैं फिर वो हाथ खड़ा करते हैं, मैं उनको अपॉर्चुनिटी देती हूँ, और सब बच्चे
उस एक ही स्टोरी में से अपनी अपनी रियलाइजेशंस को शेयर करते हैं। तो इस आधुनिक वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ इतना फास्टली चेंजिंग है, उसमें कैसे अपने आप को मेंटली अलाइंड रखना है, कैसे आपको फेस करना है प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस हो जाए तो क्या करना है, फेलियर हो जाए तो क्या करना है। आजकल लोगों को यही तो नहीं आता हैंडल करना, एंड दे लूज इट ऑल। तो हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि देखो ऐसी सिचुएशन में इसने ऐसे किया था तो आप भी ऐसे करो, तो वो लोगों को बड़ा रिलेटेबल लगता है। पीपल फाइंड देयर आंसर्स फ्रॉम दो स्टोरीज। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य केवल हर बालक को सही रास्ते पर चलाने का है। तो इस समय लगभग आप कह सकते हैं कि 3-4 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और हमारी लाइव क्लासेस के माध्यम से भी इस समय लाख से ऊपर लोग, हमारे हर लाइव क्लास में लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चा होता है। आज भी अभी थोड़ी देर में है। तो उनको हम लोग शास्त्रों के तो वर्ड्स अट्रैक्ट, देखिए मुश्किल हर चीज़ है। आज चाइनीज सीखना आसान है क्या? फ्रेंच सीखना आसान है क्या? एक बात बताओ, एक नवजात शिशु का चलना आसान है क्या? पर कोशिश करता है, गिरता है, फिर चलता है। हमने अपने शास्त्रों को वो समझ लिया है कि ये तो हमको आएंगे नहीं, ये हमारे लिए है नहीं। पर मैं आपको सच्ची बोलूं, इस दुनिया में छोटी से छोटी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे शास्त्रों में ही है। केवल हमने ये एक साइकोलॉजी बना ली है कि ये तो पुराने लोगों के लिए, दादी नानी पढ़ती थी रामायण जी, गीता जी। भैया गीता जी पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे आके खड़ा हो जाएगा। और बस यही सब नॉलेज हम निमाई पाठशाला के माध्यम से, ठाकुर जी कौन है, उनकी सेवा कैसे होती है, यूथ को क्या करना चाहिए, उनकी एनर्जीज को डेविएट करते हैं हम लोग टुवर्ड्स सेवा। कि वो जो एनर्जी है वो यमुना मार्जिन हो गया, साधु सेवा होगी, ब्रज की रोड्स की सेवा हो गई, ठाकुर जी के मनोरथ हो गए, श्रृंगार करना, आरती करना। आप जब पॉजिटिव चीजें करते हो ना अपनी लाइफ में, वो स्वाभाविक आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। मान लो किसी को इनरोल करना हो तो कैसे, कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी निमाई पाठशाला का इंस्टाग्राम चैनल भी है, उस पर आप डीएम कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल नंबर्स भी हैं जो हम आपको दे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। तो उस पर भी अगर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको जोड़ देगी। कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अरुण जी। हाँ, मेरा मूल उद्देश्य, मुझे बहुत लोगों ने वही कहा ना, जो कान भरते हैं कि आप इसकी कोई फीस तो रखो, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, 500 रुपये भी रखोगे तो लाखपति करोड़पति हो जाएगा। हमने कहा हमने बनना ही नहीं है। यहाँ इनको पढ़ाकर सही रास्ते पर चलाकर मैं इस मटेरियल वर्ल्ड के धन को नहीं, राधा रमन लाल के प्रेम धन को कमाना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने 1 रुपया भी इनको पढ़ाने का ले लिया तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन से वो जो सेवा वाला भाव है वो खत्म हो जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये हमारी पाठशाला ये चलती है। और आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लाइव हमारे जो नंबर्स हैं उनसे किसी भी से भी आप कनेक्ट करेंगे तो हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएगा। इसकी वेबसाइट भी है, उसको भी आप, उसमें भी आपको ज्वाइन करने का वहाँ पर बटन है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी में आएंगे जिसमें आपको क्लास का लिंक मिलेगा अनाउंसमेंट्स में, आप उस पर जाएंगे और एवरी संडे, मंडे, ट्यूसडे लाइव क्लास होती है। आप लेते हो और कोई भी लेता है? मैं ही लेती हूँ सारी क्लासेस, आप लेते हो? बहुत बड़े व्यस्त हो आप। संडे और ट्यूसडे को हिंदी में होती है और मंडे इज एन इंग्लिश बैच। तो पूरा जो एजुकेशन है सनातन की उसे अंग्रेजी में हम देते हैं। अब मैं एक बात आपसे साची बोलता हूँ, ठीक है, कि मुझे आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। वो एक एनर्जी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं महाराज जी को मैंने सोचा तो वो तो उनका पॉडकास्ट तो मेरे लिए अलग ही लेवल पे होता है, पर आपका भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। आपके विचार और आपके बात करने का तरीका सच में एम्पावरिंग है और नए नए लोगों को सुनना चाहिए, खास तौर पे फीमेल्स को, ठीक है। और आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है निमाई पाठशाला। जब मेरे भी बच्चे होंगे और मैं पहले तो मैं फिर पहले तो मैं शादी करूंगा। हाँ, पहले मैं शादी करूंगा, मैं भी सीखूंगा आपसे, ठीक है। कि ये जो आपने कहा सूक्त, शास्त्र, सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र, ये हमें लगता है कि यार ये सबसे हमें क्या होगा। आपका कोई भी काम, आप कोडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप शेयर मार्केट करते हो, आप बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हो, पर ये चीज़ें आपको सहज बनाती हैं और सुख सहजता में ही है। बिल्कुल इंटेलिजेंट बनाती हैं। आपको पता चलता है कि ये चीज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है। हमें, मैं कहती हूँ, शास्त्रों ने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी में इमोशनल फूल बनना ही नहीं है। आप जिस दिन इमोशनल फूल बन के इन उलझनों में उलझे रह जाओगे तो अपने इस बड़े बहुमूल्य समय को आप बिल्कुल सुनार की दुकान पे जाके पानी पी के आ जाओगे। इस
के तुल्य है ये। सुनार की दुकान पर आयो, मनुष्य जीवन मिला है, देह मिला है, बोल सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। भैया सुनार की दुकान में गए हो तो कम से कम तो एक सोने की कोई चीज उठा के लाओ ना। इस मनुष्य जीवन को मिला है, कुछ तो अच्छा करके जाओ ना। मनुष्य के पास ही केवल एक सामर्थ्य है कि दूसरे को हंसा सकता है। कभी आपने किसी बिल्ली को किसी को हंसाते देखा है? कभी आपने चूहे को देखा है? तो डर और जाते हैं लोग छिपकली चूहा देखकर। तो आपके पास ये जो पावर है इसे रियलाइज करिए और उसको बेस्ट यूज करके आप जीवन में कुछ डिफरेंस लाइए। रेणुका जी, यहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे और इस पॉडकास्ट से मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ। उसमें से पहली चीज़ है सहजता, ठीक है, कि सहजता में ही सुख है। जी। दूसरी, एक साची शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब से मैं भी ये यूज़ करूँगा कि साची बोलूँ, साची बोलूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच रेणुका ये जी। साची मेरे साचो राधा रमन है। हमारे कहते हैं साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। तो जब मैं साची बोलती हूँ ना तो राधा रमन जी आके मुझे स्पर्श कर जाते हैं। थैंक यू सो मच रेणुका जी, समय देने के लिए बहुत पॉडकास्ट बहुत धन्यवाद अरुण जी। मुझे खुद भी, मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं बट आई थिंक आपने भी वो एक चार्मनेस है, एक आपके संग इंटरेक्शन करने में मुझे भी इतनी सहजता हो रही है। सच में महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अरुण जी के संग पॉडकास्ट करके आनंद आ गया, एंड आई विल से द सेम थिंग। राधे राधे। श्री राधे।